happens to cephalosporin? High number of or very huge number. अब इसके नंबर बढ़ गए तो ये क्या करेगा? जब बच्चा बदमाश बच्चे को कोलाइटिस, जानते हो सूडोमोनास कोलाइटिस, सुना है नाम? पर कोलाइटिस तो सुना होगा. व्हाट इज कोलाइटिस? इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन, दैट इज कोलाइटिस. अब ये सूडो यानी नकली वाला झूठा कैसा हो रहा है बताइए, देखते हैं क्या है. सूडो मेमोरी अच्छा हट गया पूरा. अब ये सूडो यानी नकली वाला झूठा, व्हाट इज कोलाइटिस? इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन, दैट इज कोलाइटिस. अब ये सूडो यानी नकली वाला झूठा कैसा हो रहा है बताइए, देखते हैं क्या है. चलो बात कर लेते हैं इसकी. सूडो मेमोरी अच्छा हट गया पूरा, ये धोखा है. ये है आपका जीआईटी, ब्यूटीफुल जीआईटी, व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू लेस ब्यूटीफुल. यही होता है सब कुछ. नाउ इन आवर जीआईटी there is a type of bacteria which is known as normal flora. जानते हो? In our GIT we have the various type of bacteria normally present in our GIT which is known as the normal flora, and that normal bacterial flora is responsible for maintaining healthy intestine. Intestine को healthy बनाए रखने के लिए आपको help कर रहे हो. बेटर अच्छे हैं वो आपके लिए, इसलिए हम उनको रख रहे हैं. Like if you are eating curd, in curd there are so many types of bacteria. बैक्टीरिया होते हैं. कर्ड खट्टा क्यों होता है? लैक्टोबैसिलाई, और बेसिलाई क्या है? बैक्टीरिया है. बाकी बैक्टीरिया थू करते हो आप लोग. कर्ड में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं. इफ यू सी द कर्ड इन माइक्रोस्कोप यू विल नेवर ईट द कर्ड. कभी कर्ड ईट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें खट्टा किसकी वजह से आता है? बैक्टीरिया की वजह से आता है, और हमें वो टेस्टी लगता है. बट दैट बैक्टीरिया इज बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, दैट्स व्हाई वी आर ईटिंग दैट बैक्टीरिया. अदर फ्यू बैक्टीरिया आर नॉट गुड फॉर, हमें लगता है अच्छा नहीं इसलिए हम नहीं खाते हैं, बाकी वो भी खट्टे होते हैं. सो नॉर्मल फ्लोरा की बात करें यहाँ पे हम. नॉर्मल फ्लोरा आर टू टाइप्स. वन इज द गुड नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा. फिर से लिखने लगे. अरे लिखना नहीं है, कितनी बार समझाया. जब ये समझ में आ जाएगा तो सब ऑटोमेटिक लिखा चला जाएगा, पर लिखना ही है आप लोगों को बस. वन इज द गुड एंड सेकंड वन इज द बैड. सो टू टाइप्स ऑफ फ्लोरा, गुड एंड बैड. नंबर ऑफ गुड बैक्टीरियल फ्लोरा इज हाई इन आवर जीआईटी एंड द नंबर ऑफ बैड बैक्टीरियल फ्लोरा इज वेरी लो. अब ये लो और बैड जो है वो कम कैसे, ये कम कैसे ज्यादा कैसे? द कांसेप्ट इज दिस गुड बैक्टीरियल फ्लोरा कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ बैड बैक्टीरियल फ्लोरा. बुरे वाले को कंट्रोल कौन करके रखता है? अच्छा वाला जो है उसके नंबर पे बना के रखा है. तेरा नंबर ज्यादा होना नहीं चाहिए, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तेरे को बढ़ने. So this good bacterial flora is acting like a father, and this is the bacterial flora which is acting like a naughty son, बदमाश बच्चा. और इस बदमाश बच्चे को सिर्फ कौन कंट्रोल कर सकता है? वो पिताजी की एक आंख देखते ही वो चुपचाप कोने में. बाकी कुछ भी हो जाए, पिताजी नहीं है तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा. फिर कोई भी आ जाओ कुछ नहीं होने वाला, अभी तो मैं ही हूं राजा. सो गुड बैक्टीरियल फ्लोरा एंड बैड बैक्टीरियल फ्लोरा. नंबर ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा की बात करें तो कौन से ज्यादा है? गुड, एंड इनके नंबर क्या है? कम है. कंट्रोल की बात करें, दिस गुड इज कंट्रोलिंग द बैड वन. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट दिस गुड बैक्टीरियल फ्लोरा इज वेरी वीक. इट इज वेरी वीक कंपेयर टू दिस वन. ये बहुत स्ट्रांग है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये बेचारा इसको पीट पीट के क्या बना दिया? रेजिस्टेंस बना दिया. इसको गिरा भी पीट हुआ कुछ नहीं होता इसको, ये बहुत ताकतवर हो गया. सो व्हेन वी आर गिविंग एंटीबायोटिक टू एनी पर्सन, like you are giving fluoroquinolones to this person, this antibiotic will move in your GIT, and when it moving in your GIT, here we have a various type of bacterial flora, and this antibiotic which is moving in this GIT will kill this bacterial flora. But which one? The good bacterial flora, because that one is the weaker one. The bad one is very strong. सिर्फ डिस्ट्रैक्ट किसको करेगा? गुड बैक्टीरियल फ्लोरा को. सो our antibiotic will kill this good bacterial flora, means पिताजी नहीं रहेंगे. When father is not there, then this naughty son will be in uncontrolled form. अब ये जो कंट्रोल में था वो क्या हो गया? Uncontrolled. And when this bacterial flora is uncontrolled, then the number of these bacterial flora will increase, and they will have the huge number of bacterial flora in our GIT because of the destruction of a good bacterial flora. One example in your bad bacterial flora, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था याद रखने के लिए, that is the Clostridium difficile. This is the very very nasty or naughty type of bacteria which is normally in very few number in our GIT, but due to the restriction of good bacterial flora, this Clostridium difficile will have a very high number of or very huge number. अब इसके नंबर बढ़ गए तो ये क्या करेगा? जब बच्चा बदमाश बच्चे को सिर्फ जोधपुर भेज दे घर से, तो फिर वहां पे क्या करेगा? वो मस्ती करेगा, आवारागिरी करेगा. सो ये भी अब आवारागिरी के लिए उतरेगा बाहर. ये निकला Clostridium difficile बाहर यहाँ से. अब ये Clostridium difficile ने पूरी GIT को अपने अंदर कंट्रोल ले लिया. अब सब मैं ही हूँ यहाँ पे, पिताजी नहीं रहे. Now this Clostridium difficile will start damaging this inner mucosa of your GIT. The inner mucosa of the GIT will be destroyed by your Clostridium difficile, and when this inner mucosa is damaged by this Clostridium difficile, you will have a wound in your GIT, and there will be an inflammatory process or inflammation will be there, and inflammation this colon is known as colitis. So this is the first word, colitis. आ गया यहाँ पे, इसने क्या कर दिया? Colitis कर दिया. Due to the damage in your GI mucosa, person will have the bleeding. Like यहाँ इंजरी होती है तो ब्लड आएगा. Same in GIT you will have the bleeding. So यहाँ से क्या निकल रहा है? ब्लड आ रहा है. GIT से कौन बाहर निकल रहा है? ये इधर से ब्लीडिंग हो रही है. And when this blood is present in this secretion, it will be came out, and person will have the diarrhea. किसका? अभी बोला ना मैं, bloody diarrhea. So person will have the classical presentation, that is bloody diarrhea, due to this pseudomembranosus colitis. When there is a bleeding in our
any part of the body, the process which start that is known as homeostasis. सुना है? Hemostasis, not homeostasis, sorry, hemostasis. ब्लड को स्टॉप करने वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है hemostasis, और उसमें क्या होता है, जो कुछ मिलता है वो सब उस ब्लड आ रहा है उस पार्ट में जाके चिपकने की कोशिश करता है ताकि वहां से ब्लीडिंग क्या हो जाए. Like your platelet will start aggregating in the bleeding part, RBC, WBC, bacteria, virus, debris, whatever thing is there, everyone will stuck there and they will try to stop the bleeding. So same thing will be happened here. Now the original membrane is already damaged due to this Clostridium difficile. Now here we have a membrane which having RBC, WBC, platelet, debris, mucus, or whatever thing is there in this area, everything will be stuck here, and they will form a membrane in your GIT. But this membrane is not the membrane like the actual membrane which was previously present. पहले जो membrane थी उसमें mucosa, submucosa, muscularis, different membranes थी, layers थी. This membrane is not like that. इसमें क्या है? RBC, WBC, platelet, debris, virus, fungi, जो कुछ मिला सारे चिपक गए. And that's why this membrane is known as pseudo membrane. It is not a real GIT membrane. It is a pseudo GIT membrane. And that's why this disease is known as pseudo membranous colitis. Clear? Yes. तो हो गया hence proved pseudo membranous. अब आप लिखते तो क्या लिखते, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, बट आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है, क्या लिखना है पता, pseudo membranous colitis. क्लियर? याद हो गया? चलिए आगे लिखना है. कौन कोस करता है इसको? Clostridium difficile. कौन कोस करता है? इतनी बड़ी स्पेलिंग, कोलाइटिस. क्लियर? अब आप लिखते तो क्या लिखते, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, बट आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है, क्या लिखना है पता, pseudo membranous colitis. क्लियर? याद हो गया? चलिए आगे लिखना है. सो pseudo membranous colitis, इतनी बड़ी स्पेलिंग, pseudo membranous colitis. फर्स्ट थिंग इज कोस, कौन कोस करता है इसको? Clostridium difficile. Because mainly because of the use of the drug antibiotic types जो हम बात करें यहाँ पे, the main group of antibiotic which causing this problem, that is fluoroquinolones. The main responsible antibiotic is fluoroquinolones, and sometimes cephalosporin will also produce this type of problem. So हमने लिखा ना diarrhea cephalosporin के साथ में. So cephalosporin and fluoroquinolones are the group of antibiotic which produce these type of problems. लिख लेंगे आपको उसके अंदर ही कौन सी एंटीबायोटिक, fluoroquinolones and cephalosporin. Now कैसे होता है पूरा मैकेनिज्म समझा दिया मैंने, याद हो गया? Due to the use of these antibiotic, normal bacterial flora will destroy it and Clostridium difficile will increase in your GIT, that lead to damage of the GI mucosa. Due to damage of the GI mucosa, it will cause inflammation, that is known as colitis. Damage will lead to bleeding, that is the bloody diarrhea. And due to the hemostasis process, the new membrane will form, that is not a real membrane, that is a false membrane. That's why it is known as pseudo membranous colitis. So यहाँ पे classical presentation क्या देखने को मिलता है? Bloody diarrhea with severe abdominal pain, diarrhea, cramps, and abdominal pain. The next one is the management. So what is the problem here? कौन responsible thing है? कौन problem create कर रहा है यहाँ पे? Clostridium difficile. And मैंने starting में word use किया था, that is the Clostridium difficile is a very strong type of bacteria. ये normally छोटी मोटी antibiotics से destroy नहीं होता. You require an antibiotic which effect very fastly. और fastly effect करने के लिए क्या करना पड़ेगा? We bring an antibiotic which work on this bacteria, and that antibiotic coming in a train. And the name of this train is, कौन सी train? Express कौन सी? राजधानी. और this train is the Delhi metro train. So the antibiotic is coming in a metro train, and it metro is going very fast, बहुत fast चलती है, and it will kill the Clostridium difficile. That's why it is known as metronidazole. कौन सी drug? Metronidazole. So the metronidazole is the first line drug for the management of Clostridium difficile. If you don't have any metro in your city, then you can arrange Tavain also. That will also effective on this group, that is the vancomycin. So first group is metronidazole, and second line drug is vancomycin. Vancomycin is the second one, not the first one. पहले नंबर पे कौन है? Metronidazole. अगर दोनों ही ऑप्शन में तो आंसर क्या लिखना है? Metronidazole. अगर metronidazole ऑप्शन में नहीं है, then you will give the answer your vancomycin. क्लियर हो गया? चलें आगे. तो यहाँ नीचे लिख दो मैनेजमेंट में लास्ट. मैनेजमेंट क्या है इसका? Metronidazole and vancomycin. चलें आगे नेक्स्ट. और इजी नहीं याद करना, कितना इजी, सिंपल सा, कुछ नहीं करना होता है, ऐसे ही याद हो जाता है सब. पहला यूज क्या है? Pseudo membranous colitis. अब आप अपनी बुक में जाके देखोगे तो सिर्फ यही लिखा हुआ है, Pseudo membranous colitis, और आप सोचते रहोगे कौन सा pseudo झूठा वाला, पता नहीं क्या है, होता नहीं होता है. लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसके बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट होगा, और उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो इसके बारे में, कौन करता है, क्या सिम्टम आएंगे, कैसे होता है, क्या मैनेजमेंट है. यू कैन राइट एवरीथिंग, और आप उससे 10 क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं. अगर यही नाम पढ़ोगे तो 10 कंफ्यूजन होंगे, क्या होता है Pseudo membranous colitis. सो मुझे भी चक्कर आते थे पहली बार पढ़ा था, बाद में से चक्कर किया तब पता चला ऐसे होता है. MRSA बता दिया ऑलरेडी, ड्रग ऑफ चॉइस इन MRSA. Then next is the penicillin substitute, ऑलरेडी लिख दिया था हमने सबसे पहले. Meningitis because it can cross all the biological membrane. Next, it is also used as a surgical prophylaxis. So these are the uses of vancomycin. लिख लिया?
नेक्स्ट लिखो आप अगली एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोलॉन्स। वो करें नहीं करें? चलो आपकी तरफ एक राउंड करते हैं, क्या पता कुछ आपके जज्बात आ जाए, सर कुछ पूछ लेते हैं, या फिर उस लाइन में चलना चाहिए। आज इधर वाले सोचते हैं कि सर हमारी तरफ तो आते ही नहीं हुआ है, नहीं आना है, डर तो नहीं लगता है? मेरे को डर लगता है, इतनी भीड़। हाँ जी, अभी बताते हैं, वो भी अभी बताते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट वन आल्सो। हाँ यस, इसलिए तो आया मैं। क्वेश्चन क्या है ये? डॉक्टर ऑर्डर सल्फासालाइन 500 mg QID, डायरेक्शन फॉर मिक्सिंग एट 125 ml वाटर। ये तो बता दिया था ना उस दिन, है समझ नहीं आया? चलो वापस बताते हैं, अभी बताते हैं। चलो यहाँ तक हो गया, मूव करें। हाँ हाँ हाँ, आपका क्वेश्चन आ गया समझ में। हाँ जी, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस मीनिंग क्या है? ओके बताते हैं। हाँ जी क्या है? आयन चैनल तो बहुत पुराने हो गए हैं। सो आयन चैनल इन डिटेल आई विल टीच यू इन नर्वस सिस्टम। तो मैं पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा, अभी तो छोटा है ना, ये समझ नहीं आएगा। पूरा नर्वस सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहां क्लियर हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है इनका, वो पहले कैलकुलेशन कर देता हूं, मैं भूल जाऊंगा फिर नहीं तो। जो मैंने दो बार तो बता दिया, 500 mg ऑर्डर किया डॉक्टर ने, एंड यू हैव डायरेक्शन दैट मिक्स इन 125 ml, और मिक्स करना है कितना? 1.5 ग्राम को, एंड ईच टीबीएसपी जो होगा वो उसमें कितना है? 1.5 ग्राम है, सॉरी, जो ड्रग है उसको मिक्स करना है 125 ml में, और मिक्स करने के बाद 1 टीबीएसपी इक्वल टू 1.5 ग्राम है। तो अब आप पेशेंट को कितना ml दोगे? ये क्वेश्चन पूछा है, ml पर आओ। सो 500 mg तो क्या है आपका डिजायर्ड डोज हो गया, 1.5 ग्राम इज अवेलेबल डोज, एंड टीबीएसपी इज योर क्वांटिटी। टीबीएसपी का मतलब होता है 15 ml, ये 1.5 ग्राम का मतलब होता है 1500 mg। सो अब लिख देंगे डिजायर अपॉन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। कट किया 100, कट किया 5, आंसर कितना आएगा? 5 ml पर आवर। क्लियर? किसने दिया था? यस, कुछ आया? किन्होंने दिया था? आया कुछ समझ? ओके। दूसरा क्वेश्चन इनका पूछा कि सम टाइम वी आर गिविंग वैंकोमाइसिन इंजेक्शन इन इनेमा फॉर्म टू द पेशेंट। वैंकोमाइसिन को हम क्या करते हैं? इनेमा फॉर्म में देते हैं, जो पाउडर होता है उसको आप इनेमा की तरह लगा देते हैं। सो उसका क्या है पर्पस? सो द पर्पस दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट वैंकोमाइसिन इज नॉट एब्सॉर्ब फ्रॉम, एब्जॉर्प्शन होता है, जीआईटी से एब्सॉर्ब नहीं होता है। सो व्हेन यू आर गिविंग विद इनेमा, द ड्रग विल प्रेजेंट इन जीआईटी ओनली, यहीं पे प्रेजेंट रहेगी। इन सम टाइम यू रिक्वायर्ड बाउल क्लींजिंग, बाउल को क्या करना है? क्लीन करना है, लाइक फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर, बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर, और इन सम टाइम व्हेन बाउल इज इन्फेक्टेड देन यू रिक्वायर्ड क्लींजिंग, बैक्टीरिया को खत्म करना सारा। सो जब हम वैंकोमाइसिन को देंगे तो वैंकोमाइसिन सिस्टमिक एब्सॉर्ब ना होकर क्या रहेगा? यहाँ पे लोकली प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ जो भी बैक्टीरिया रहेंगे उन सबको क्या कर देगा? किल, और उससे आपका पूरा फ्लोरा क्या हो जाएगा? क्लीन, और उससे वुंड में जब सर्जिकल रहेंगे तो इंफेक्शन नहीं होगा। तो दैट इज द पर्पस। यस, किसने पूछा था? क्लियर? ओके। आपका तो हो गया, बड़ा था वो तो बाद में पढ़े। और क्या पूछा था? हो गया, नेक्स्ट मूव करें। ये लिख लिया। हाँ ये पूछा था सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, मैं भूल जाता हूँ। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है जब हम सर्जरी करें, when we are going for a surgical procedure, we are putting a wound on the patient body. आप क्या कर रहे हैं? wound दे रहे हैं, and person will get infection in the wound. भाई सर्जरी कर रहे हैं, wound बना रहे हैं, तो क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। So to prevent that infection, we are giving antibiotic before developing the infection. That is known as prophylaxis antibiotic. तो इन्फेक्शन होने से पहले जो एंटीबायोटिक लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। और every person who is undergoing for surgery should receive a surgical prophylaxis antibiotic. Clear? Next, अगली ड्रग है क्विनोलॉन्स। क्विनोलॉन्स, और we can say क्या हो गया? हाँ क्वेश्चन है, वेरी गुड। अभी तो मैं क्विनोलॉन्स पे पहुंच जाता। क्वेश्चन में लिखा है मेपेरिडिन 25 mg IV इंजेक्शन हाइड्रोक्सीजाइन। ओके, क्या लिखा देखो, ये इंजेक्शन अलग है, ये है इंजेक्शन नंबर ए, ये है इंजेक्शन नंबर बी, एंड इंजेक्शन नंबर सी ग्लाइकोपाइराइड 0.2 mg IV। यस सी, these medications available in following doses। ये जो देनी है ये अवेलेबल है 50 mg पर ml में। इंजेक्शन दूसरा वाला जो अवेलेबल है वो है 100 mg पर 2 ml, एंड थर्ड वन व्हिच इज अवेलेबल इन 0.3 mg पर ml। On duty nursing officer is calculating the dosage, how much total dose in ml to be infused to this patient। So बहुत सिंपल है, दोस्तों करना क्या है आपको? In this equation you have to calculate first dose for every part। पहले इसका डोज निकालेंगे, 25 देना है। ये क्या है आपका डिजायर, अवेलेबल कितना है? 50, कितने ml में? 1 ml में। सोल्व किया तो कितना आएगा? 0.5 ml। ये तो हो गया ड्रग ए का डोज। ड्रग बी कितनी है? अवेलेबल 50, डिजायर सॉरी अवेलेबल 100, क्वांटिटी 2। सो ये दो बार कट किया, ये कट किया एक, तो इसका कितना है बी ड्रग का? 1 ml। सी में देखो कितना है, डिजायर कितनी है? 0.2, अवेलेबल कितनी है और क्वांटिटी 1। करो सॉल्व इसको, भाई पॉइंट से पॉइंट हटा दो, जब पॉइंट पॉइंट दोनों हट गए फिर इसको इससे डिवाइड कर दो। सो ये नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? 6। सो यहाँ 0.6 ml, 0.6, 0.5 एंड 1, 2.1 ml। आंसर कितना आ जाएगा? 2.1 ml। सही है? नहीं आया? गलत है? अरे इसमें 3 क्वेश्चन डाल दिए और फिर तीनों को जोड़ के आपको आंसर देना था। बात वही है, सेम ही है, बस 3 एक साथ क्वेश्चन दे दिए, उन तीनों को जोड़ना था, फिर आपको अपना आंसर पुट करना है। चलिए आगे स्टार्ट करें, हटा दे क्विनोलॉन्स। सो क्विनोलॉन्स आर द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक व्हिच इज derived from nalidixic acid।
कौन सी ग्रुप की एंटीबायोटिक है ये? नैलिडिक्सिक एसिड. So the quinolones are group of antibiotic which come under the nalidixic acid. Nalidixic acid की बात करें तो it is a short acting drug, it having so much side effect, it is very less tissue penetration and इन सारे complication की वजह से, इन सारे प्रॉब्लम की वजह से nalidixic acid को हमने यूज करना बंद कर. और हमने नई ड्रग बनाई, we discovered a new drug that is in nalidixic acid we added a group which is known as fluorine. हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? फ्लोरीन ग्रुप ऐड किया and the new drug which is mixture of fluorine and nalidixic acid, that combination drug is known as fluoroquinolones. So this is the drug which is currently widely used drug. We discuss about the quinolones and fluoroquinolones in detail in the next class tomorrow. Thank you. जो जीपीटी के बाद में आपने ड्रग कैलकुलेशन पढ़ा है ना सर? किसके बाद? Other beta-lactam antibiotic, cephalosporin, monobactam and carbapenem. 4 ड्रग्स हमने कंप्लीट कर ली थी ऑलरेडी. उसके बाद vancomycin ऑलरेडी कंप्लीटेड. नेक्स्ट जो ड्रग्स हम डिस्कस कर रहे थे, क्विनोलॉन जो ड्रग है, क्या हो गया? नहीं चला ये सिस्टम. सो क्विनोलॉन जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. स्टार्ट करें. क्विनोलॉन्स कौन सी ड्रग है? क्विनोलॉन्स यहाँ पे कल बताया था, नाम बताया था. इट्स अ टाइप ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड. नैलिडिक्सिक एसिड. सो इस नैलिडिक्सिक एसिड या क्विनोलॉन्स के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. क्या है ये और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखना है. सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड. तो नैलिडिक्सिक एसिड और क्विनोलॉन्स बोथ आर सेम. बोथ आर सेम, एक ही है, अलग अलग नहीं है. नेक्स्ट, इट इज अ वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. नैरो स्पेक्ट्रम मींस इट इफेक्टिव ओनली ऑन few number of bacteria. few number of bacteria इन्हीं पे क्या होती है? इफेक्टिव होती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, ये चिपक रहा, देखो कैसे हाथ पे चिपक रहा है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. द नेक्स्ट, moderate action with gram negative bacteria. We know that most of the antibiotic is having resistance for gram negative or gram positive. डिफिकल्टी किसमें होता है किल करने में? ग्राम नेगेटिव को डिफिकल्ट करना मुश्किल है और ज्यादा प्रॉब्लम होता है. ये भी वहां पे वर्क नहीं कर पाती है. इट इज आल्सो हैविंग अ मॉडरेट एक्शन विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. नो एक्शन ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो इसका थोड़ा बहुत एक्शन होता है, वो भी किसके साथ में है? नेगेटिव के ऊपर मॉडरेट एक्शन है. अदरवाइज एंटीबायोटिक कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं देती है. द नेक्स्ट इज वेरी पुअर डिस्ट्रीब्यूशन. इट ऑलवेज प्रेजेंट इन योर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इन ब्लड ओनली. It will not distributed in your intracellular compartment, in your brain, in CSF or in any other intracellular component. It only present in your extracellular fluid or in your blood only. So, आवाज नहीं आ रही है? So because of these all point about this quinolones or the nalidixic acid, this drug is not beneficial in our medical field, and currently these quinolones or the nalidixic acid are not used. Current time की बात करें तो आजकल हम इस ड्रग को यूज नहीं करते. हमने इस ड्रग को अपडेट किया. We did some changes in this nalidixic acid and उन changes से क्या बना कल भी बताया था मैंने आपको. So we did an experiment with this nalidixic acid and we used a group that is known as fluorine. Fluorine group added with nalidixic acid. Both will combine and form a new drug, and that new drug is known as fluoroquinolones. Fluoroquinolones. When we add the fluorine group in nalidixic acid or quinolones drug, the new drug which is known as fluoroquinolones. ऐसा क्यों किया गया? The reason is now the new drug fluoroquinolones is broad spectrum. This fluoroquinolones is having very effectively action on gram negative bacteria as well as gram positive bacteria. It is very well distributed in all organism. So ये ड्रग नई ड्रग बनने के बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए और हमारी बॉडी के लिए क्या हो गई है? बेनिफिशियल हो गई. तो जो एक नॉन बेनिफिशियल ड्रग थी उसको बेनिफिशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया. उसका नाम था फ्लोरीन ग्रुप एडिंग इन द नैलिडिक्सिक एसिड. क्लियर है? मूव करें आगे. नेक्स्ट लिख लिया था? नहीं लिखा? नेक्स्ट कुछ पॉइंट नैलिडिक्सिक एसिड के बारे में जो हमने अभी लिखा वापस से लिखना. वही पॉइंट है सारे जो अभी लिखा है वही लिखे हुए. इफेक्टिव ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मॉडरेटली अभी लिखवाया था. फुल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी अभी लिखा आपने. इसका यूज अगर हम बात करें क्या यूज होता है, सो इट इज ओनली यूज, इसके नीचे लिख दो जो भी आपने लिखा उसी में, यूज इन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अभी हमने बोला कि दिस ड्रग इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट ओनली. इट इज नॉट इन योर इंट्रासेलुलर और एनी अदर बॉडी पार्ट. सो थ्रू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इट रीच टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड देन एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. कोई भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहीं पे भी नहीं होगा इसका. एंड इसी वजह से अगर किडनी में कोई इंफेक्शन है तो वहां पे ये ड्रग क्या कर सकती है आपके लिए? बेनिफिट कर सकते हैं. इट विल बी बेनिफिशियल इन योर बॉडी. It will be beneficial in your body if you are giving this nalidixic acid in case of UTI, means urinary tract infection. Urinary tract infection. UTI. Urinary tract infection, which is most common hospital acquired infection. जो हॉस्पिटल में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो बोलते हैं वो क्या है आपका? UTI. नेक्स्ट, करंटली लेस कॉमनली यूज्ड मैंने बता दिया अभी आपको. नेक्स्ट, द मेन ड्रग जिसकी हम बात करेंगे वो है आपकी fluoroquinolones. So this fluoroquinolones is a type of 5-star drug. 5 स्टार देखा है?
खाया है 5 स्टार। वैसे 5 स्टार आता है, रेटिंग आती है अलग अलग डिवाइसेस की, रेटिंग आती है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की। तो ये ड्रग भी क्या है, 5 स्टार ड्रग है। जैसे ये 3 स्टार एसी है। ड्रग की बात करें तो ये कौन से स्टार की है, ये इधर क्यों चला रखा आप लोगों ने? इसको कम करो, इसको मेरी तरफ करो यार, आप लोगों को चाहिए। हाँ उधर है आपके पास। नेक्स्ट 5 स्टार, व्हाई इट इज 5 स्टार आई विल प्रूव यू। सो फर्स्ट, फ्लोरोक्विनोन्स आर द फ्लोरिनेटेड एनालॉग ऑफ nalidixic acid. Fluorinated analog means nalidixic acid react with a fluorine group, that is the fluorinated analog of fluorine, so nalidixic acid. More commonly used because इसको हम क्यों यूज करते हैं ज्यादा, the first reason is it is the drug which is very good oral absorption. जब ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन ओरल कैविटी से आप लेने के बाद भी आप बेस्ट हो रहा है, 100% अगर इफेक्टिव है, तो हम क्यों पेशेंट को पेन करेंगे इंजेक्शन लगा के, हम उसको क्या देंगे, ओरल देंगे। सो फ्लोरोक्विनोन्स इज वेरी गुड ओरल एब्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट इज वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीप पेनिट्रेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके, सो दिस आप लिख एक बार मैं बताता हूँ भी, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल, जल्दी से लिख लें आप। This drug is a 5 स्टार drug, इसका 5 स्टार क्यों है यहाँ पे दिख रहा है आपको, this is the first star, this is the second, this is the third, this is fourth and this is 5, and that's why it is known as a 5 स्टार drug. Good oral absorption, very good distribution and deep penetration in your all body tissues like extracellular, intracellular, serous cavity, CSF, in gutters, everywhere this drug is distributed. Very broad spectrum. First quinolones drug is a narrow spectrum, but this fluoroquinolones is a broad spectrum, effective on multiple group of bacteria. Highly potency, a small amount of drug is enough to kill the multiple number of bacteria. That's why it is very effective. And the last point is very safe because it produce very less side effect. अभी देखेंगे हम इसके बारे में side effects आ रहे आगे. So very safe because it produce very less side effects. लिख लिया? फंडामेंटल हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ? एक स्लाइड बचा है. अच्छा लाइट बंद हो गया था. कब कितने बजे? 30 मिनट पहले. So ये इन्फॉर्मेशन मेरे को किसी ने दिया नहीं. Otherwise I will start the class from 5:15. You have only 30 minute break ना? So from 4:45 to 5:15. पर मुझे तो ये पता नहीं था. हैं? अरे टाइम क्यों वेस्ट करते हो? मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं लेट, मैं 5:05 पे आया था तो मुझे पता नहीं था कि लाइट, मैंने सोचा अभी छोड़ा होगा सर ने, बट आपको तो पहले ही ब्रेक हो गया था 15 मिनट का तो. चलो नेक्स्ट आगे लिख लिया. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोन्स. So it is important to understand the mechanism of action as like in beta lactam antibiotic we discussed the mechanism of actions, और उसमें जो mechanism था that is the cell wall synthesis inhibitors पढ़ा था हमने, डिटेल में डिस्कस किया था. In this condition the mechanism of action of fluoroquinolones is different. ये थोड़ा डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? Because this drug is block the synthesis of DNA. ये किसको ब्लॉक करती है? DNA synthesis को ब्लॉक करवाती है. How it blocking the DNA synthesis I will explain you in detail. DNA सब जानते हैं, देखा है? DNA किसने बनाया था? किसने डिस्कवर किया था? हैं? डबल हेलिक्स DNA ऐसे बनाया था किसी ने बचपन में? किसी ने किया था डिस्कवर इसको? किसने? वाटसन एंड क्रिक, सुना है? तो ये जो डबल हेलिक्स डीएनए एजी बीजी पीजी जो भी होता है इसमें, एडेनिन गुआनिन थायमिन यूरेसिल जो 4 बॉन्ड होते हैं, पढ़ा है? वो नहीं पढ़ना है हमें यहाँ पे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है और आएगा भी नहीं. हमें समझना है कि इसका जो सिंथेसिस है वो नॉर्मली कैसे होता है और हमारी ड्रग कैसे इसको ब्लॉक करती है. हाउ द डीएनए सिंथेसिस अकर इन योर बॉडी एंड हाउ दिस फ्लोरोक्विनोन्स ब्लॉक दिस डीएनए सिंथेसिस. सो स्टार्ट करें. नॉर्मली दिस इज अ डबल हेलिक्स डीएनए एंड इट इज कंटीन्यूअस. ऐसा नहीं इतना ही होता है, ये पूरी बॉडी में कंटीन्यूअस होता है, लास्ट तक पूरा क्या है, कंटीन्यूअस है, कहीं पे भी ये एंड खुला हुआ नहीं है, पूरा कंटीन्यूअस रहता है ऐसे लिपटा हुआ. When you require DNA synthesis, this double helix of this DNA should be divided in single helix. दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए. सेम आपको जो ये है, इन दोनों क्या करना है आपको, ऐसे अलग अलग करना है, तभी क्या होंगे ये, इनका DNA synthesis स्टार्ट होगा, अदरवाइज DNA synthesis will not occur. So if I'm going to open this helix of DNA like this, ऐसे मैं ओपन करूंगा, so ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रखा है, ऐसे लिपटे हुए हैं. अगर आप बीच में से करोगे तो जो कोलिंग हो रखी है, वो कोलिंग कहाँ जाएगी, क्या वो हट जाएगी? और इसी के लिए मैंने ये वायर मंगाया था, आपने देखा होगा, एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे ये वायर है, देख रहे हो, देखा बचपन में से वायर आता था, अभी भी आता है. हाँ तभी मिला है दुकान पे, बाकी मिलता भी नहीं. सो वही इस वायर को दो तरफ से होल्ड करना है, ये कर सकता है, आज कौन होल्ड करेगा इसको? आ जाओ. अरे जरूर नहीं लड़के को बुलाया जाए, कोई भी पकड़ सकता है इसको, है कोई भी होल्ड कर सकता है. एवरीवन हैज द इक्वल राइट्स. आपको क्या करना है, इसको दोनों तरफ से पकड़ना है. ये पकड़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि डीएनए क्या होता है, कंटीन्यूअस, तो जैसे यहां से लेके यहां तक चिपका हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा. अब मैं जो बता रहा हूं मुझे क्या करना है, इसको आगे करो, नहीं इसको हाथ लंबे कर दो, हाँ ऐसे बस. सो अभी मैं अगर इसको सेपरेट करूंगा तो क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेपरेट हो जाएगा? लाइक सेपरेट तो होगा, बट जो यहाँ पे जो इसकी कोइलिंग है वो सारी कोइलिंग कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? दे विल शिफ्ट ऑन द साइड ऑफ दिस. ये जैसे डीएनए मान लो, सो डीएनए के साइड में ऐसे करेंगे तो ये आपको ओपन, इसको खोल, इसको टाइट पकड़ के रखना है और घूमने नहीं देना है. घूमने दिया तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. सो ये ऐसे करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो गई, एक्स्ट्रा, या उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग. ऑन बोथ एंड ऑफ दिस डीएनए विल हैव
वी हैव द पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, एंड जब तक हम इन सुपर कोइलिंग को रिमूव नहीं करेंगे तब तक डीएनए सिंथेसिस ये सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा, और सिंगल नहीं होगा तो डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा. सो व्हाट इज द ऑप्शन, हाउ वी कैन चेंज डबल टू सिंगल, कैसे कर सकते हैं? सो मैं क्या करूंगा, आई विल कट वन वायर एंड आई रिमूव ऑल द सुपर कोइलिंग एंड देन अगेन जॉइन द वायर. सो दोनों वायर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट जब अलग अलग हो जाएंगे तो नया डीएनए बन जाएगा और आगे प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड. क्लियर? ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, व्हेन वी आर गोइंग टू open this DNA, what happen, like in center it will be open, ऐसे open हो जाएगा, but at both end it will have more and more super coiling on the both end. इधर दोनों end पे क्या हो जाएगी, सुपर कोइलिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, एंड वी रिक्वायर्ड टू ओपन दीस एक्स्ट्रा सुपर कोइलिंग. इनको रिक्वायर ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, एंड कट करने के बाद दोनों हेलिक्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. सो कट करके दोनों को ऐसे बना दिया, ये यहाँ पे अटैच्ड है दोनों, ऊपर से और इधर से. क्लियर? नाउ दिस विल अंडरगो द डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर बॉडी व्हिच थिंग वर्किंग एज अ सीजर, कौन है जो इसको काट रहा है और वापस जॉइंट भी कर रहा है, रिमूव कर रहा है, वापस जॉइंट भी कर रहा है, कट भी कर रहा है, ऐसा कौन कर रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हु इज कटिंग दिस सिंगल हेलिक्स ऑफ द डीएनए एंड अगेन जॉइनिंग इट आफ्टर रिमूविंग द पॉजिटिव सुपर कोइलिंग. सो नेम ऑफ दैट थिंग और दैट पर्सन इज, इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड दिस पर्सन इज अगेन हैविंग टू लिम्स. In one limbs this person is having a scissor, cutting hand scissor, and in other hand this person is having a bottle with filled with glue bottle या गन, glue gun आती है वो gun है. So with one hand it cutting the wire, removing on the all the positive super coiling, and with the other hand it again joining this cut end, और आपका काम हो जाएगा. This person named by the topoisomerase enzyme. Name of this enzyme is topoisomerase enzyme, the enzyme which is responsible for cutting and again joining or ligating the two end of DNA. The name of enzyme is topoisomerase enzyme. याद रहेगा. डीएनए सिंथेसिस का सिंपल सा प्रोसेस समझ में आया. हमने कॉम्प्लेक्स वाला नहीं पढ़ा, बहुत सारा वो नहीं पढ़ना, हमें सिंपल वाला. इन सिंपल थिंग्स वी रिक्वायर्ड डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए इन सिंगल हेलिक्स, एंड टू कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू सिंगल ट्रांसपोसिबल एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज एंजाइम. और क्या हो रहा है, जब हम ओपन करेंगे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होगी, उनको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, एक एंड को कट कर दिया और आपका डीएनए सिंगल हो गया. नाउ अब आपने इस भाई साहब को क्या दे दिया, पर्सन को जिसकी बॉडी में ये डीएनए किसका पढ़ रहे हैं हम, बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं. मेरा डीएनए सिंथेसिस नहीं कराना है, किसका कर रहे हैं, बैक्टीरिया का डीएनए सिंथेसिस करें तब उसका नंबर बढ़ेगा. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डीएनए सिंथेसिस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल. नाउ यू गिवन द मेडिसिन टू द पर्सन एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज fluoroquinolones. So this drug is very intelligent as like this topoisomerase. ये intelligent है, ये काट सकता है, जोड़ सकता है. Our drug is more intelligent compared to this topoisomerase. What this drug is doing? This drug is, ये drug का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करती है. Just making a cap over this glue bottle. Glue की बोतल के ऊपर क्या लगा दिया, कैप लगा दिया. Now this topoisomerase is cutting one end of the DNA and trying to again ligating it, but glue is not coming out from this bottle because there is a cap over this bottle. बोतल के ऊपर कैप ढक्कन लगा दिया, अब आएगा glue बार. So cutting end is working, but ligating end is not working, and in this condition we will have so much fragments of DNA. DNA के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और that small pieces of DNA are not able to synthesize new DNA. We required a long complete length of the DNA जो नया बना सकता है. Small fragments of DNA not able to synthesize new DNA. तो आपका काम हो गया, DNA synthesis को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया. और कितना इजीली ब्लॉक हो गया, आया कुछ समझ में? So एक आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा होगा कि fluoroquinolones block the topoisomerase enzyme and DNA synthesis will stop. तो आप चाहे तो वो लाइन लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको रख सकते हैं अपने दिमाग में as you wish. चले आगे, मूव करें, हटा दें इसको. अब इसमें कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, हटा दें. ये तो आई गया समझ में. It is a bactericidal drug. Bactericidal means the drug which is killing the bacteria, that is known as bactericidal. Block the synthesis of DNA by blocking topoisomerase enzyme. और यही लिखा हुआ है बुक में. आ गया समझ में कैसे ब्लॉक करता है? यस. तो सिंपल वर्ड में याद रखना है, इन आवर the mechanism of action, fluoroquinolones block the ligating end of this topoisomerase enzyme. ब्लू बोतल पे ढक्कन नहीं लिखना है, लिखना क्या है, it block the ligating end of this topoisomerase enzyme. और कटिंग एंड वर्किंग रहेगा, वो ब्लॉक नहीं होगा. कटिंग एंड को ब्लॉक नहीं करेगा. अगर कटिंग एंड को भी ब्लॉक कर दिया तो लंबा रहेगा, और फिर डीएनए मरेगा नहीं. डीएनए को कट करके मार देना है, खत्म करना है, स्मॉल स्मॉल टुकड़े कर देने उसके. दिस इज क्लियर. ये तो कोई हमारे काम का नहीं है, ऐसा हमें पढ़ना है, हमने जो बनाया वो बेस्ट है. मूव करें. यस. सो द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशंस की बात करें तो the quinolones are having 4 generations. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट जनरेशन ड्रग कौन सी है, नैलिक्सिक एसिड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, नैलिक्सिक एसिड. उसके बाद जो 3 जनरेशन है वो आती है फ्लोरोक्विनोलोन्स की जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन्स एंड एग्जांपल्स इज द नैलिक्सिक एसिड. सेकंड जनरेशन, ओके पहला लिखे, फर्स्ट जनरेशन एंड एग्जांपल्स इज नैलिक्सिक एसिड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आ गया समझ में? नहीं आया? इतना धीरे है सर. अरे इससे इजी वे तो मुझे नहीं लगता कुछ है, और है कुछ, और क्या लेके आए फिर, ग्लू की बोतल भी समझ नहीं आ रही तो गोंद लेके आए, गोंद वो
लकड़ी से ऐसे बना मतलब पेड़ पे लगता है, उसको गोल गोल बनाते हैं, देखा है? गोल है, केची और गॉन। नेक्स्ट, इन सेकंड जनरेशन यू रिमेंबर द थ्री ड्रग एंड दीस थ्री ड्रग्स आर द CNO ड्रग। CNO जानते हो? सर्कुलेटरी नर्सिंग ऑफिसर इन आवर लैंग्वेज, जब हम ओटी में होते तब। एंड वन और मोर पर्सन दैट इज द सुपीरियर इन आवर नर्सिंग डिपार्टमेंट, CNO, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। जानते हो CNO को? चीफ नर्सिंग ऑफिसर। सो वही चीफ नर्सिंग ऑफिसर CNO या फिर सर्कुलेटरी नर्सिंग ऑफिसर, जिसको आपको याद रखना है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, these are the three drugs which come under the second generation of drug. CNO, ciprofloxacin, norfloxacin and ofloxacin. ये कौन से ग्रुप में आती है? सेकंड जनरेशन में। द नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, दोनों में एक एक एग्जांपल आपको याद रखना है। एंड दो ड्रग आती है, एक है आपकी लिवोफ्लॉक्सासिन एंड एक आपकी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सुना है? अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एल या एम? एल। तो थर्ड में कौन आएगा? एल। फोर्थ में कौन आएगा? एम, क्योंकि बाद में आता है, याद रहेगा। सो लिवोफ्लॉक्सासिन इज अ थर्ड जनरेशन ड्रग एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज अ फोर्थ जनरेशन ड्रग। लिख लिया? वो करें? वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखना है, सही। थर्ड एंड फोर्थ हो गया, लेवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। वन बाय वन इनके बारे में कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देख लिया? थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। सो ये तो याद हो गई, पांच ही ड्रग है इसमें टोटली, 6 ड्रग। नाइट्रिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सब में फ्लॉक्सासिन आ रहा है, वो सारी फ्लोरोक्विनोलॉन्स। यस। नेक्स्ट, सो फर्स्ट ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपने बहुत यूज किया होगा, सिप्लॉक्स नाम से जाती है। आई ड्रॉप भी आती है लोकल यूज के लिए, ईयर ड्रॉप आती है, इंजेक्शन सिप्लॉक्स 100 ml बोतल में आता है, ठीक है? ऑइंटमेंट अवेलेबल है, पाउडर इज आल्सो अवेलेबल। So it is very effective antibiotic, second generation fluoroquinolones. It is effective against the gram negative bacteria and mild on gram positive, यानी ग्राम नेगेटिव पे ज्यादा इफेक्टिव है एंड ग्राम पॉजिटिव पे कुछ इफेक्ट ग्राम पॉजिटिव पे भी आपका प्रेजेंट है। Thus not effective on one bacteria which is known as Streptococcus pneumonia. A person is suffering with Streptococcus pneumonia, we can say respiratory infection is there, then we will not use this ciprofloxacin. We will have a drug which is known as respiratory quinolones. आगे मैं पढ़ाऊंगा levofloxacin, respiratory quinolones, जो हम उसी इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट, ड्रग एंटर इन द सेल, इन द सेल का, इनटू द सेल का मतलब इट आल्सो एबल टू मूव इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल को भी ये किल कर सकती है, अंदर कोई छुपा हुआ बैक्टीरिया उसको भी क्या कर सकती है, किल कर सकती है। सो ड्रग एंटर इनटू द सेल्स, सो हेल्प इन किलिंग इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो वी हैव 2 more days before the test. ट्यूसडे टेस्ट से पहले 2 दिन है आपके पास, और तैयार रहे। फार्माकोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो इस वीक में आपने पढ़ा है उसी का पेपर होगा, अच्छे से पढ़ के आए। यस, नंबर बराबर आने चाहिए, कितने? 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि इस बार तो हम नहीं पढ़ाया, कुछ गलत होने के चांसेस है ही नहीं आपके, क्योंकि आपको कभी कोई डाउट था ही नहीं है। यस। नेक्स्ट, मूव करें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, tomorrow morning at 10:30 am I will be live on JINC Nursing YouTube channel with 16th MCQ, 16 MCQ के साथ में 16 MCQ पढ़ेंगे हम, एक सब्जेक्ट का एक MCQ, 16 सब्जेक्ट है और 16 MCQ के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा सुबह 10:30 बजे। तो आप लोग, हाँ कल ओनली, सिर्फ कल के लिए, क्योंकि आजकल हमने YouTube पे पढ़ाना बंद कर दिया, YouTube पे पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि आपको पढ़ाना पड़ता है, इधर टाइम नहीं मिलता फिर इतना, है ना? तो इसलिए आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सर अभी अवेलेबल नहीं है, तो सर की एब्सेंस में हम उनकी कमी को पूरा करने के लिए जुड़ेंगे आपके साथ। 2 दिन से 3 दिन से जुड़ रहे हैं आपके साथ, कल हम आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि सर आपके साथ जुड़ेंगे इधर। चलिए आगे। नेक्स्ट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है यूजेस के अंदर, इट इज यूज्ड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हिच इज नोन एज ट्रैवलर डायरिया। जानते हो, कुछ लोग, कुछ ऐसे पर्संस होते हैं जिनको ट्रैवलिंग करने से, स्पेसिफिकली इन हिली एरिया, व्हेन द व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, बॉडी कभी इधर तो कभी उधर होती रहती है, एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स दे विल स्टार्ट मे बी वॉमिटिंग और मे बी डायरिया। उन या बस में नहीं तो फिर वहां होटल पहुंचते ही डायरिया स्टार्ट, सबसे पहले वो वॉशरूम ढूंढेंगे। सो ट्रैवलर डायरिया इज हैविंग टू मैकेनिज्म। फर्स्ट इज द साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। कुछ लोगों को ये साइकोलॉजी होती है कि मैं इसमें बैठे क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, एंड दे विल टेक द एंटीएमेटिक ड्रग बिफोर सिटिंग इन द कार, कार बैठने से पहले टेबलेट खा लेंगे वो। अरे थोड़ा सेंस तो, पहले बैठो तो सही एक बार, देखो तो सही क्या होता है। एक बार हो गई मतलब अब होगी, वो पहले ही सोच के रखा, नहीं होगी तो कर आएगी मेरे। सो दिस इज साइकोलॉजिकल। सेकंड थिंग, इन सम केसेस ड्यू टू एक्सेसिव मूवमेंट इन योर जीआईटी, इट विल स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस। बॉडी जब बार-बार इधर होगा तो उससे क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस स्टिमुलेट होगा, एंड दैट एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस लीड टू ट्रैवलर डायरिया। सो दीस आर द टू रीजन फॉर ट्रैवलर डायरिया, वन इज साइकोलॉजिकल, सेकंड इज this one. So ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, we can use the ciprofloxacin oral tablet which is very effective in this condition. जितने भी आपके बैक्टीरियल फ्लोरा है जो इरिटेट कर रहे हैं वहां पे, उन सबको क्या कर देगी, किल, और उसके बाद डायरिया होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी सिस्टम फेलियर डिजीज है, जहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन, जितनी भी सिक्रेटरी सेल्स होती है क्या करती है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करती है, एंड जो म्यूकस जहां भी
केनाल या जो डक्ट होती है वो सारी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है. दैट टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज सिस्टिक फाइब्रोसिस. जो डिटेल में आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे सर पढ़ाएंगे आपको. रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, व्हेन एटीपी ड्रग, जो डॉट्स थेरेपी में ड्रग्स हम यूज करते हैं 5 ड्रग्स, दैट ड्रग्स इज हैविंग रेजिस्टेंस, देन वी विल गो फॉर द सेकंड लाइन ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एंथ्रेक्स. सुना एंथ्रेक्स क्या होता है? सुना ही है सर, होता क्या बता दो. ऐसा डिसऑर्डर कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है? जीआईटी, कार्डियक, रीनल, रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी बाकी नहीं पता कुछ भी. कल पढ़ के आना एंथ्रेक्स क्या होता है, ठीक है? बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे सर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा. मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा. टाइफाइड फीवर सिर्फ मैं भी क्या पढ़ाऊंगा? फार्मा. ये डिजीज सारी कौन पढ़ाएंगे? सर पढ़ाएंगे. मेरा जो डिजीज आएगा वो मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा एक भी डिजीज नहीं आएगा. फीवर, टाइफाइड फीवर का हमने ऑलरेडी एक ड्रग ऑफ चॉइस पहले लिखा है, दैट इज सेप्ट्रेक्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. इफ इट इज नॉट इफेक्टिव देन वी विल यूज द सिप्रोफ्लॉक्सासिन. नेक्स्ट, act as a beta lactam antibiotic. It is not a beta lactam antibiotic, but it act as a beta lactam antibiotic. So you can also use in case of allergy to penicillin. If person is having allergy to penicillin, then we will go for the fluoroquinolones drug, which is also very effective against these type of organisms. So हम इसको क्या बोलते हैं? It also act as a beta lactam antibiotic. जैसे beta lactam kill करती है, वैसे ये भी जाके kill कर देगी, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करेगी. तो हम as a substitute इसको use कर सकते हैं, beta lactam antibiotic का. Clear? So this is the first drug, ciprofloxacin. Clear है? Second generation में the most important drug is ciprofloxacin. Next, there are few side effects which is associated with use of ciprofloxacin, and that's why this drug is contraindicated in some cases, like in children. Okay, first जो important लिखा हुआ है, do not overuse to prevent resistance. If you use the drug again and again, then bacteria will understand the drug is putting a cap on my bottle, so next time bacteria will have the bottle without cap, without this stick जो भी है जिसे glue आ रहा है उसको हटा देगा, पूरा ढक्कन ऐसे ओपन करेगा. अब करो बंदे, है वो कुछ नया सिस्टम बना देगा. कब होगा ऐसा? जब आप ड्रग को क्या करोगे? ओवर यूज करोगे. So do not overuse the drug. Whenever required, use the drug. If not required, यूज नहीं करना. इसलिए ड्रग कौन सी कैटेगरी में आती है? एंटीबायोटिक्स. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, क्योंकि इसको ओवर यूज नहीं करना होता है. लेकिन हमारे तो सब मिलने वाले होते हैं कहीं ना कहीं. एक आधा फार्मेसी वाला तो सबके मिलने वाला होता है, एंड उससे जो चाहिए ला सकते हैं. नार्कोटिक भी दे देगा वो तो आपको, कुछ भी इतना मिलने वाला है. तो ये क्या एंटीबायोटिक में क्या है? नेक्स्ट, इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 बिकॉज ऑफ डैमेज इन द ग्रोविंग कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है? व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या होता है? बोन एंड मसल्स में जो जॉइंट होता है उसको क्या कौन करता है? बोन एंड मसल को जॉइंट कौन करवाता है? टेंडन, कार्टिलेज. वेरी गुड. और बोन एंड बोन को है लिगामेंट. और कुछ? So there are two joints in our skeletal system. One is the bone to muscle, that joined by the tendon, and simple trick is BMT, bone marrow transplantation. याद है? नहीं है तो पढ़ाएंगे आगे. And bone to bone joint is done by the ligament. Ligament tear हो जाता है, इंजरी होती है. Then the last one is cartilage. Cartilage क्या है? As like bone, as like blood vessels, or as like any other continuous structure in our skin, we have one more structure which is also continuous along with bone. Bone के साथ continuous रहती है, जो पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है और आपको मूवमेंट में हेल्प करती है. So क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा कि in children it is contraindicated till the age of 18. Why? 18 के बाद ऐसा क्या होता है जो दे सकते हैं? मैच्योर हो जाते हैं. पहले मैच्योर नहीं थे. पहले बच्चा 18 साल का, 17 ईयर का बच्चा चलता नहीं है, गिर जाता है, कार्टिलेज मजबूत नहीं है, गिर गया है? तो क्या होता है? So it is totally depend on the growth of cartilage. The first point is fluoroquinolones only destroy the growing cartilage. It only kill the or destroy the damage the growing cartilage. It not destroy the ungrowing, जो already अपनी growth complete कर चुका है उसको ये destroy नहीं करता है. Like in my body, my cartilage is completed their growth. अभी मेरा cartilage growth नहीं करेगा, अभी मेरा bone growth नहीं करेगा. ये हाइट अब यही रहेगी, कितना भी कंप्लेन पी लो अब नहीं बढ़ेगी हाइट, क्योंकि जो होनी थी वो हो गई. अब धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी. अब तो वापस श्रिंक होना स्टार्ट होगा, एट्रोफी होगी बॉडी की वापस. सो ग्रोथ एक टाइम आने के बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बंद हो जाती है. और कार्टिलेज की ग्रोथ की बात करें, कब तक रहती है? कब तक ग्रोथ करते हैं कार्टिलेज? कितने साल तक ग्रोथ करेंगे? सो द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज विल बी स्टॉप्ड एट द एज ऑफ 17 इयर्स. आफ्टर 17 इयर्स योर हाइट विल नॉट इंक्रीज. 17 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी. इसलिए अगर अभी भी कंप्लेन पे पैसे बिगाड़ रहे हो तो बंद कर दो, क्योंकि उससे हाइट अभी क्या है 25. देखो ग्रोथ की बात जो हम बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, बोन, मसल एंड कार्टिलेज और लिगामेंट. सो बोन, मसल, लिगामेंट ये सब तो सारे हैं, लेकिन हम जो सबसे अभी जो हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज की, इसकी ग्रोथ सिर्फ कब तक है? 17 ईयर तक है. उसके बाद कार्टिलेज ग्रोथ नहीं करता है. इट मे बी पॉसिबल बोन की ग्रोथ जो है सर 25 ईयर तक होती है. सो हो सकती है बोन की ग्रोथ 25 ईयर तक. सर ने पढ़ाया, करेक्ट है, गलत नहीं है. और कार्टिलेज है जो एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है, इट्स अ टाइप ऑफ इलास्टिक स्ट्रक्चर एंड इट कैन बी स्ट्रेच अलोंग विद बोन. बट टोटल ग्रोथ अगर आपसे पूछे कार्टिलेज की तो लास्ट इज 17 ईयर. फॉर द सेफ्टी पर्पस वी आर टेकिंग 1 ईयर एक्स्ट्रा. इट मे बी पॉसिबल कुछ लोगों में 17 से थोड़ी ज्यादा साल तक, 17.5 तक हो जाए, 18 तक पहुंच जाए, कुछ में 16 पेंड हो जाए. सो एक सेफ्टी मार्जिन के लिए हमने क्या यूज किया है? 1 ईयर एक्स्ट्रा. एंड इसी वजह से सिप्रोफ्लोक्सासिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एज आफ्टर 18 ईयर. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना, इट ओनली डैमेज द कार्टिलेज व्हिच इज ग्रोइंग. क्लियर? नेक्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन. अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि the drug is able to enter inside a cell. लिखवाया था? When drug is able to move inside the cell means it can cross the blood-brain barrier also, or it can also cross the placental barrier. So when this drug is
given to a pregnant female, it reach into the fetus, and when drug reach to the fetus, भाई बच्चा तो अभी डेवलपमेंट स्टेज तो अभी स्टार्ट हुई इसकी, यानी उसके कार्टिलेज अभी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और ग्रो होने से पहले ही आपने क्या करवा दिया, डैमेज करा दिया। बेचारा बच्चा जो आएगा वो पहले से ही क्या होगा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी के साथ ऐसे हाथ पैर टूटे फूटे आएंगे पहले से ही, वो कुछ होगा ही नहीं उसके अंदर। सो ग्रोइंग कार्टिलेज डैमेज हो जाएंगे ड्यू टू द यूज ऑफ दिस ciprofloxacin in pregnancy. So it should not be used in pregnant female, in children age below 18 year, or the last one is the breastfeeding mother, because it can also, breastfeeding mother की बात करें जो बेबी ब्रेस्ट फीड करता है वो 1 ईयर या 1.5 ईयर तक करता है, और 1 ईयर और 1.5 ईयर तक जो बच्चे का कार्टिलेज है वो क्या कर रहा होता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है। इन मिल्क इट इज आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द मिल्क, सो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट होके बच्चे के जो आपका कार्टिलेज है उसको क्या करेगी, डैमेज कर देगी, इसलिए आपको ये यूज नहीं करना। सो इसका बेसिक अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन बात करें तो वो एक ही है, वो है चिल्ड्रन। इनडायरेक्टली ड्रग यहाँ से भी किसमें जाके नुकसान कर रही है, हार्म कर रही है, चिल्ड्रन को ही कर रही है। सो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन आप याद रखें, याद रहेगा। Do not overuse to prevent resistance children under the age of 18 years because damage to cartilage pregnant female and the breastfeeding mother. Next, norfloxacin. So it is more potent than ciprofloxacin. Does one more important इसके बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है, does not well distributed in body, so not use systemic infection. It is always used in the local infection, not in systemic infection. Norfloxacin very well concentrated in urine, so used in prostatitis, inflammation of prostate gland. Second generation drugs जो है वो complete यहाँ पे। नेक्स्ट ड्रग लिखें आप, द मोस्ट इंपोर्टेंट टू ड्रग्स लियोफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। क्लियर है, वो करें। सो आई थिंक टेस्ट होने से पहले तो कंप्लीट नहीं होगा अभी तो एक मुझे लग रहा है एक वीक और लगवा दोगे आप लोग इस फील्ड से। तो सो विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीक श्योरली दिस फार्माकोलॉजी, और उसके बाद यू विल हैव योर गायनेकोलॉजिकल क्लासेस, कार्डियक क्लासेस जो पेंडिंग है वो कार्डियक सिस्टम सर रिटर्न होने के बाद, एंड द साइकियाट्रिक नर्सिंग मेरी एंड से क्लासेस बाद में आएगी। आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ माय सिलेबस इन एमसीक्यू बेस, आई विल स्टार्ट एमसीक्यू बेस फ्रॉम 4th ऑफ जून, अभी स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ जून से नॉर्सेट 7 के लिए स्पेशल एमसीक्यू बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट बैच विल बी स्टार्ट ऑन द सेम टाइम 3 to 7:30 PM, जो आपका टाइम है वैसा ही टाइम उसमें भी रहेगा। क्लास विल बी लाइव ऑन JINC मोबाइल एप्लीकेशन ओनली, एंड इट इज नॉट फ्री। ये फ्री नहीं है, आप एमसीक्यू नाम सुनते ही फ्री आएगा ऐसे सोचते हो, फ्री नहीं, इट इज नॉट फ्री, इट्स अ पेड कोर्स, बिकॉज वी विल चार्ज फॉर दैट कोर्स, हम भी उसके लिए चार्ज करेंगे, तो फिर इंस्टीट्यूट भी चार्ज करेगा, और आप पैसे दोगे तभी तो हमें देंगे, यस और नो। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी थ्योरी क्लासेस हम यहाँ पढ़ ही रहे, एंड मैं मेक श्योर करता हूँ कि बिफोर एग्जाम 99% योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बिफोर सितंबर। हाँ, सबका जितने भी पुराने नए सबका हो जाएगा। हाँ, बस थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस आपको लेनी होगी, जैसे आपने लास्ट वीक में ली, कुछ दिन से रिलैक्स चल रहा है उसको मैं सोच रहा हूँ कल संडे है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मूव करें, नहीं, लियोफ्लॉक्सासिन। सो लियोफ्लॉक्सासिन एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका आया था, द ड्रग व्हिच इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी क्विनोलोन्स, आंसर शुड बी levofloxacin, because this drug very commonly used in respiratory infection, so effective against the gram negative, gram positive as well as the streptococcus pneumonia. Agar if you are using a previous ciprofloxacin drug, that drug is not effective against the streptococcus pneumonia, so agar aapko pneumonia ko treat karna hai to aap kya use kar sakte hain, levofloxacin use kar sakte hain, it is very effective against the pneumonia, also effective against the intracellular organism, and it is also known as respiratory quinolones. Why it is known as respiratory quinolones? Because it effective against multiple respiratory infection like pneumonia, sinusitis, bronchitis, or many more जो हम यहाँ पढ़ेंगे अभी। So levofloxacin is also known as the respiratory quinolones, याद रखेंगे क्वेश्चन, respiratory quinolones कौन सी है, तो एक ही ड्रग आपको याद रखना है, levofloxacin। क्लियर है, लिख लिया। नेक्स्ट यूज ऑफ levofloxacin, नहीं लिखा, नहीं लिखा, हो गया तो लिखो फिर आगे, नेक्स्ट यूज लिखो जल्दी से। यूज इज prostatitis, STD, skin infection, then sinusitis, infection of sinus. Next is chronic bronchitis, pneumonia, these all are the respiratory infection, and that's why it is known as the drug respiratory quinolones। अलग अलग respiratory infections पे यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, respiratory quinolones, levofloxacin। Till now all the types of quinolones and fluoroquinolones are excreted through the kidney। अभी तक जो भी ड्रग मैंने पढ़ाई, nalidixic acid, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, levofloxacin, all the drugs are excreted through kidney, so these all drugs are not given in patient with renal failure। If patient is suffering with renal failure, then drugs should not be given to the patient in renal failure, because it will produce more toxicity in your kidney। But the last drug जो हम पढ़ेंगे, moxifloxacin, moxifloxacin is a drug which can be given in patient with renal failure। कैसे, आगे बात करते हैं उसकी, लिख लिया तक। नेक्स्ट
moxifloxacin effective against the gram negative and gram positive can kill the anaerobic organism. और एरोबिक को तो किल कर ही रही है, पर साथ साथ में ये एनारोबिक बैक्टीरिया व्हिच इज सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक, और उसको भी क्या कर सकती है, किल कर सकती है. द नेक्स्ट यूजेस, सो इन रीनल इंपेयरमेंट पेशेंट, अभी बताया मैंने, ये एमसीक्यू भी पूछा है पहले. A patient is suffering with renal failure. Which of the following types of antibiotic can be given in patient with this renal failure? और उसमें फ्लोरोक्विनोन के चार ऑप्शंस थे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन. कौन सी ड्रग देंगे? मॉक्सी. क्यों देंगे? Because this drug is excreted out through the bile. किसके थ्रू आउट होती है? Bile. नॉन रीनल रूट से आउट होती है. Your liver is responsible for the excretion of this drug, and that's why this drug can be given in patient with kidney failure or renal failure. वहां पे कोई इंपैक्ट ये नहीं करेगा. क्लियर? सो यहाँ पे जो भी फ्लोरोक्विनोन्स थे वो सारे कंप्लीट होते हैं. इनका फार्माकोकाइनेटिक्स समझ लेते हैं एक बार. वो करें? यस. इवनिंग में गर्मी कम लगता है सेकंड क्लास में, ऐसा लग रहा है. आ रहा है समझ में? क्या? हाँ, ये सेम लिख लो, बोथ आर सेम, इसलिए लिखा सब कुछ. ठीक है, एक ही हो दोनों. एक्शन जो सेम इसमें भी होता है, दोनों में एक ही पॉइंट आएंगे दोनों. यस. डोज मैंने परसों कल बताया था, डोज नहीं लिखना किसी का. ये इस किसी की इनकी डोज एंटीबायोटिक याद नहीं करनी किसी की. हाँ, अलग अलग 100 mg, 200 mg, 400 mg. डोज लिखने में मुझे कोई चाहिए, लिख देंगे हम यहाँ पे, बट इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द डोज ऑफ एवरी ड्रग, एंड एग्जाम में कोई डोज नहीं पूछी जाती है इन एंटीबायोटिक्स की. डोज मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इफ आई मेंशन द डोज देन यू विल स्टार्ट यूजिंग एट होम. आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे घर पे, सबको देना स्टार्ट कर देंगे. सो इसलिए डोज नहीं लिखा. बाकी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, जिसकी आएगी उसकी लाइक अभी इमरजेंसी ड्रग पढ़ाऊंगा उन सबके डोज हम लिखेंगे, एनेस्थीसिया पढ़ेंगे उसकी डोज सबके लिखाऊंगा मैं. यस. क्या है फिजिशियन ऑर्डर? 60 mg daily, available dose is 0.12 mg tape. How many tape will you administered? So this is in mcg. This is in mg, so you should convert this mg into mcg. So when we are converting this 0.12, this would be multiplied with 1000. So इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कितना आएगा? Will be 12,000, and after 2 point है तो ये पॉइंट तो आएगा 120 mcg. So you require 60 mg per oral daily, mcg sorry, 120 आपका जो क्या है अवेलेबल डोज है, आप कितनी टेबलेट दोगे आप समझ गए? 60 देना, 120. नेक्स्ट, द फार्माकोकाइनेटिक. अभी इसके बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड पढ़ाऊंगा मैं. क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक? नीड टू अंडरगो विच इन्वेस्टिगेशन? सो सोडियम पोटेशियम, ये तो इसमें डी आंसर आएगा ना. हाँ डी. अभी पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, अगला वही है हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग. हाँ हाँ, वो ये वाला ड्रग और ये वाला दोनों सेम है, एक्शन इन दोनों का. सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नाफ्रोक्सिन बोथ आर सेम एक्शन, इसलिए उसका सेपरेट. और इतना आ गया फार्माकोकाइनेटिक. इट इज आल्सो वेरी वेल एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम GIT, so drug is available in oral form like Ciplox tablet, Leoflox tablet, Moxifloxacin tablet, सारे tablets available होती हैं. It is very effective oral form antibiotics, distributed well in the body fluids as well as intercellular organism. Very important, जो MCQ यहाँ से आपसे पहले भी पूछा गया है. When you are giving fluoroquinolones drug, you should avoid the cation with this drug. Cation means there are two types of ion. One is with this positive charge, second is with negative charge. So positive किसमें आता है? Cation and anion. किसमें प्लस आता है दोनों में से? इधर आता है. जिसमें प्लस आता है वो केटाइन होता है, जिसमें प्लस नहीं आता है वो एनाइन होता है. सो नेगेटिव इज एनाइन, पॉजिटिव इज केटाइन. सो यू शुड अवॉइड द केटाइन बिकॉज़ इट डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन. लाइक व्हेन यू आर गिविंग दिस ड्रग you should avoid the sodium, potassium, calcium or calcium rich food, magnesium or any other substance which is having positive charge. That all substances should be avoided with fluoroquinolones. Why? Because it decrease the absorption and drug will be less effective in your body. And the next one is ofloxacin also cross the blood brain barrier, BBB. Also हमने पहले लिखा था सर. Levofloxacin and ciprofloxacin also available in IV, intravenous form. And जो हमने सबसे लास्ट में लिखा था, eliminated through renal system except which drug? Moxifloxacin. It is excreted through non-renal route, जिसको हम bile और liver बोल सकते हैं. Non-renal route, or we can say milk. So इनके थ्रू excrete out होती है, non-renal route के थ्रू. Clear है? The last is एग्जाम में क्वेश्चन आता है, which of the following types of fluoroquinolones are the longest acting drug? Then answer should be the levofloxacin and the moxifloxacin. And if both are in the option, levofloxacin as well as the moxifloxacin both are in option, then L for longest and L for levofloxacin. So answer is levofloxacin is the longest acting fluoroquinolones drug. तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको आंसर क्या देना है? Levofloxacin. And अगर दोनों में से एक ऑप्शन है तो फिर वो राइट आंसर होगा. So this is the pharmacokinetic of our fluoroquinolones drugs. Next, the side effects. Already हमने कुछ साइड इफेक्ट तो पढ़ लिए. पढ़े? सिप्रोफ्लॉक्सासिन बच्चों के अंदर कार्टिलेज डैमेज करता है, देखा भी हमने. किडनी फेलियर है पेशेंट तो वहां पे हमें ध्यान रखना है. सो देखते हैं इसके साइड इफेक्ट.
वो करे। नेक्स्ट इज, आप लोग कितनी बजे आते हो? इवनिंग क्लास होती है 2 बजे तक, तो 2:30 क्लास है अभी। सो यहाँ कितने बजे आते हैं? 12:30, 1:30, ओके ठीक है। नेक्स्ट, मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ तक क्लास रखनी है। 1:30 तक का मतलब हम पढ़ा सकते हैं आपको सुबह। 1:30 आते हो तो 1:30 तक पढ़ा सकते हैं, फिर छोड़ देंगे लंच के लिए। नेक्स्ट, आप बोलोगे नहीं सर 12 बजे आ जाते हैं हम तो। लिख लिया। साइड इफेक्ट्स। So we mentioned one term in the starting of the drug, that is drug is very safe because it produce very less side effect. But few side effect जो यहाँ पे है वो dangerous है। जैसे ये तो common side effect हर एंटीबायोटिक के साथ, nausea, vomiting, diarrhea. The next one is pseudomembranous colitis. याद होगा कल मैंने पढ़ाया था and वहाँ लिखा भी था the fluoroquinolones are the drug which produce pseudomembranous colitis. कल पढ़ाया था, याद है? पढ़ा कर जाके। Which organism, which microorganism is responsible for this condition? Clostridium difficile is the responsible thing, and the major classical presentation of this problem: bloody diarrhea, severe abdominal pain with cramps. The management: first line drug metronidazole and second line vancomycin. इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलो नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा वापस। The important point, the cartilage phototoxicity. Drug is having phototoxicity and that's why patients should advise do not expose yourself in sunlight. अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज नहीं करना है। अदरवाइज अभी वाली सनलाइट तो इतनी खतरनाक है, बिना ड्रग के ही बर्न कर देती है। तो ड्रग के साथ गए तो फिर बर्न के साथ पता नहीं क्या क्या होगा। यस, सो आई थिंक अभी तो 2 दिन से थोड़ा रिलीफ है। वो जो एक्सेसिव वाला था वो एक्सेसिव वाला थोड़ा कम है, और जब वो थोड़ा कम होता है तो ठीक है, अभी ठीक है थोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम अभी तो आप कम हो जाएगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली इट विल गेट डिक्रीज। और महीने 2 महीने में बारिश आ जाएगी एक आधी बार, डोंट वरी। यहाँ एक बार ही होगी बारिश, जोधपुर के अंदर सिर्फ एक ही बार बारिश होती है, और ऐसी होती है उस दिन हमें छुट्टी रखनी पड़ती है क्योंकि आप आ भी नहीं सकते, इतना पानी यहाँ तक भरा होता है। क्योंकि वो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम है नहीं काम के, सब बंद पड़े नीचे से, पानी ऊपर ही भरा रहता है ऐसे। वो 2-4 घंटे बंद रहेगा, फिर इसलिए उस दिन हमें एवरी टाइम कम से कम 1 या 2 छुट्टी हो जाती है जब भी रेनी सेशन आता है उस रेन की वजह से। और वही होता है बस, उसके अलावा कभी बारिश नहीं आती, फिर बाद में अकाल हो जाएगा, बाद में कभी बारिश नहीं आएगी वापस। नेक्स्ट, you should advise the patient if you require to go outside the house or home, then go in morning, early morning or in morning hour or in the evening hours. In mid day जो आपका आफ्टरनून आवर है उसमें तो कभी नहीं जाना है क्योंकि बहुत डेंजरस और जो सनलाइट यूवी रेज डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। एंड अगर फिर भी नहीं मानोगे जाना है तो आप वियर द फुल क्लॉथिंग एंड लेयर्ड क्लॉथिंग, लेयर मतलब एक के ऊपर 2-3 कपड़े पहन के जाना है, पूरा कवर करके जाना है, एक्सपोजर नहीं। मैं तो शॉर्ट्स पहन के फिर निकला हूं। और उसके साथ में अप्लाई फोटो स्क्रीन, जो सनस्क्रीन क्रीम आती है, यू शुड अप्लाई द सनस्क्रीन क्रीम ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट लाइक फेस और द हैंड्स, सो सनबर्न विल नॉट बी देयर। और फिर भी नहीं मानेगी मैं तो नहीं, मैं जाऊंगा, तो फिर तेरी इच्छा, जहां जाना है वहां, बाद में वापस हमारे पास ही। क्लियर? फोटो सेंसिटिविटी और फोटोटॉक्सिटी। कोई भी क्रीम जो है, मैंने पहले बोला है आपको, कभी गोरा गोरा वर्ड समझते हो? गोरा वर्ड जो आता है वो सुंदर ब्यूटीफुल गोरा वो नहीं बना सकता, इट शुड बी नेचुरल ओनली। इफ यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन क्रीम, दैट विल ओनली प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज एक्सपोजर ओनली। वो आपको किसी तरह का कोई भी, जो आपका ऑलरेडी जो डार्क स्किन है उसको आप चाहोगे मैं तो लाइट स्किन कर दूं फेयर एंड लवली लगा के, तो वो सिर्फ नाम की फेयर एंड लवली है, उससे कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा। दे आर जस्ट लूटना, हिंदी में बोलते हैं लूटना, आपको क्या कर रहे हो, लूट है। सो ऑल द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर provide you a pseudo membrane on your face and you think that I'm looking so beautiful or so handsome. That is completely pseudo concept. Don't waste money to change your color. कलर वही रहेगा जो नेचुरल है, कभी कलर चेंज होने वाला नहीं है। टू चेंज योर कलर यू शुड गो इन वेट एरिया लाइक इन हिमाचल और इन कश्मीर और इन असम, जहाँ पे ठंडा रहता है वहां जाए। और उस ह्यूमिड एनवायरनमेंट और कोल्ड एनवायरनमेंट की वजह से कलर चेंज हो सकता है, क्योंकि वहां मेलेनोसाइट मेलेन का प्रोडक्शन क्या करेगा, कम करेगा और कलर चेंज होगा। ये क्रीम पाउडर तेल लगाने से कुछ कम होने वाला नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्या है? कार्टिलेज डैमेज, अभी पढ़ा दिया ऑलरेडी। कौन से कार्टिलेज को डैमेज करेगा? ग्रोविंग कार्टिलेज। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज टेंडिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन। कॉल तो आएगा, क्या करें, मोबाइल है तो फोन भी आएगा, उसी के लिए तो मोबाइल रखा है। और दिस इज खान साहब कॉलिंग मी, मुख्तियार सर इज कॉलिंग मी। सो इट विल प्रोड्यूस टेंडिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन, एंड इट इज मोर कॉमनली प्रेजेंट इन ओल्ड एज बिकॉज, सुन लिया सर, अब कट कर दो। बिकॉज इन ओल्ड एज ऑलरेडी पर्सन इज वीक। पेशेंट पहले ओल्ड एज में क्या करता है, ऐसे चलता है, होता है बहुत सारे ऐसे, बैठने के बाद उनको उठा नहीं जाता है, ऐसे हाथ से पहले पावर लगाते हैं, जैसे वो कंप्रेसर होता है ना, वो उठाता है, वैसे हाथ कंप्रेसर होता है, वो पहले ऐसे उठाता है फिर अपने पैरों से उठते हैं। वो होते हैं कुछ हैवी लोग जो नहीं उठ पाएंगे। सो इन ओल्ड एज tendons specifically in body joints, already person is having weakness and if this tendinitis problem is there तो person फिर ऐसे भी नहीं चल पाएगा, फिर उसको बेड रिडन होना पड़ेगा। That's why the drug fluoroquinolones are completely contraindicated in old age because it can cause tendon damage or inflammation of tendon and it will produce tendinitis. Clear? Next, core study points. I think अभी recently मैंने कार्डियक सिस्टम पढ़ाया और इसके साथ आपको वाकिफ कराया होगा, कराया है नहीं कराया? क्लियर है? अरे नहीं पढ़ाया सर ने, मैं भी नहीं पढ़ा हूं। ओके, ईसीजी पढ़ाया? हाँ, उसमें मेरी हेल्प कर देना। ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है, हाँ? गलत है? क्या गलत है?
है, ज्यादा वाइड हो गया। वाइड इसलिए बनाया क्योंकि इसको थोड़ा क्या हो रखा है, हाइपोकैलेमिया हो रखा है। सो वाइड क्यूआरएस से कोई मतलब नहीं, हमें तो समझना है कि ऐसा कुछ नॉर्मल होता है। पी क्यू आर एस टी, T is for arterial depolarization, QRS is for ventricular depolarization, and T for ventricular repolarization. Where arterial repolarization, क्या आर्टरियम एट्रियम जो है वो रिपोलाइज नहीं होते हैं, आ गया था इधर, इधर। सो दैट वाज प्रेजेंट बिहाइंड द क्यूआरएस, पीछे की तरफ है, वो दिखेगा नहीं आपको पर पीछे है, बिकॉज वो पीछे छुप जाता है। 7 सेकंड 0.7 सेकंड होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टाइम, और 0.1 सेकंड होता है एट्रियल के पास रिपोलाइज होने का टाइम। तो 0.1 कम होता है या 0.7 कम होता है? 0.1, और जो कम होता है उसको हमेशा दबा दिया जाता है, इसलिए उसको दबा दिया, हटा दिया हमने, पीछे छुपा दिया, वो दिखता नहीं है। इसके पीछे होता है। कभी टाइम मिलेगा तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है? हाँ, तो ये तो समझ आ गया कि ये किसके रिलेटेड है, हार्ट के रिलेटेड कुछ है। डॉर्सल पॉइंट इज द कंडीशन व्हिच इज रिलेटेड टू योर हार्ट और कार्डियक सिस्टम। नाउ in some cases when patient is having decreased potassium, or we can say if we are giving a potassium blocker drug, or if we are giving a diuretic which is causing excrete out the potassium excess amount में जो out करती है, like loop diuretics, in simple or in single words, any condition which cause decrease in the potassium in your body or decrease the activity of potassium channel will able to produce a condition which known as torsade points. आपकी बॉडी में किसी भी वजह से पोटेशियम का एक्टिविटी कम होता है तो क्या हो सकता है? टॉर्साडी पॉइंट हो सकता है। जैसे डायबिटीज के साथ में भी आ सकता है, कार्डियक सिस्टम में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आएगा, वहां भी ये कंडीशन आ सकती है। हाइपोकैलेमिया में ये हो सकता है, वोमिटिंग होने पे ये हो सकता है, एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग जो आपकी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है इसकी वजह से ये भी प्रोड्यूस कर सकती है। एंटीसाइकोटिक ड्रग विल आल्सो ब्लॉक द पोटेशियम चैनल एंड दैट्स व्हाई दे विल आल्सो प्रोड्यूस दिस कंडीशन। आपको एंटीसाइकोटिक में भी पढ़ा जाएगा, ये टर्म आएगी वहां पे भी। अब होता क्या सर, ये बताओ आप, तो इतना नहीं जानना है क्या होता है, देखो। सो दिस इज द, हटा दें पोटेशियम को, हटा देते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। दिस इज अगेन पी क्यू आर एस, और उल्टा बन गया। दिस इज द टॉर्सा डी पॉइंट। In simple word, torsa means top. Torsade means top. D means opposite, like polarize के आगे लगा दिया D. Depolarize यानी उल्टा polarization का, ऐसे D का मतलब opposite, and point का point means point. So इसी के अंदर जो top point होता है वो क्या हो जाएगा? Opposite हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. That condition is known as torsade point. It's a type of arrhythmia which is produced by severe hypokalemic condition or severe depressed potassium channel function. Clear? And the presentation, classical presentation will be the just emergence of QRS complex. QRS complex का क्या हो जाना? उल्टा हो जाना. That is known as torsade point. So ये क्या है टाइप का? It's a type of dysarrhythmia. क्लियर? याद हो गया? मूव करें। सो नेक्स्ट, लिख लिया? समझ आ गया? नेक्स्ट, एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिकोल। सुना है नाम इसका पहले? कौन से ग्रुप की एंटीबायोटिक है? क्लासिफिकेशंस में लिखा था, इट्स अ टाइप ऑफ nitrobenzene derivative broad spectrum antibiotic, but problem is that currently we are not using chloramphenicol. There are two reasons about this chloramphenicol. In adult, the chloramphenicol was the drug of choice in टाइफाइड फीवर प्रीवियसली। अभी भी हो सकता है कि कुछ पुराने एग्जामिनर जो पेपर बना रहे हैं और उनको अभी भी लगता है वो पुराना क्वेश्चन कहीं से उठाए, तो वहां पे क्लोरामफेनिकोल सेप्टेक्सोन ऑप्शन में नहीं है, और क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड फीवर, एंड वहां सेप्टेक्सोन ऑप्शन में नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन विद सेप्टेक्सोन, देयर इज ऑप्शन विद क्लोरामफेनिकोल ओनली, देन यू विल गिव द राइट आंसर टू क्लोरामफेनिकोल। बट अगर दोनों ही ऑप्शन में तो आंसर क्या है? सेप्टेक्सोन इज नाउ चॉइस। सो इसको हम यूज क्यों नहीं कर रहे? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग क्लोरामफेनिकोल इन एडल्ट और इन चाइल्ड? सो इन चिल्ड्रन this drug will produce a very big problem, and that problem is known as gray baby syndrome, and in adult again it will produce more big problem, and that is क्या बताओ? So this will produce a bone marrow suppression in adult. It will suppress your bone marrow, and when bone marrow is suppressed means the RBC WBC and platelet level will decrease, and that decreased level of RBC WBC and platelet आपकी बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर साइनोसिस एंड हाई चांस फॉर ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगा, और उसकी वजह से हम इस ड्रग को आजकल यूज करना बंद कर दिया। क्लियर हो गया? कोई भी आपसे पूछे कि व्हाई दिस ड्रग इज नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन, द आंसर शुड बी GBS is not Guillain-Barré syndrome, it's gray baby syndrome. So because of the gray baby syndrome, we will not use in children. क्या होता है मैं अभी पढ़ाऊंगा gray baby syndrome पूरा डिटेल में, and why it is not used in adult? Answer should be because of the bone marrow suppression. Now this drug is not used in adult patient. The mechanism of action, it it is the protein synthesis inhibitor by inhibition of 50S ribosome. प्रोटीन फैक्ट्री कौन है आपकी बॉडी में? प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। सो राइबोसोम इज द मॉलिक्यूल व्हिच रेस्पोंसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के आपको मैसेज आएंगे, फिर ये बनाएगा, एमआरएनए लाएगा, आरएनए, टीआरएनए होते हैं बहुत सारे। सो वो सारे लाएंगे, इसको बोलेंगे भी बनाओ, फिर ये बनाएगा। हमारी ड्रग यहाँ इंटेलिजेंटली क्या करती है? इसी को ब्लॉक करवाती है। कैसे करती है हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ये लिख लिया? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बाय इनहिबिशन ऑफ 50S राइबोसोम। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकोल। सो ये है 50S राइबोसोम। यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, देखो सब मेरे को लिखना पड़ेगा, क्या करें, थक गया मैं लिख लिख। मैंने लिखा है
सब यहाँ लिखा होगा तो सब बुक में होगा, और सब बुक में होगा तो फिर आप लोग क्यों लिखोगे, इसलिए नहीं लिखा उसमें। क्या होता है देखो, जब भी आपको क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ये लो सब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। सो रिमेंबर दैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी अपना प्रोटीन खुद बना सकती है नहीं बना सकती है। व्हेन यू रिक्वायर्ड प्रोटीन, आवर बॉडी कैन फॉर्म द प्रोटीन इटसेल्फ, अपने आप से इंजेक्शन लगा लगा हवा नहीं भरनी अंदर, हवा भर के ऐसे कर दिया, फिर किसी ने ऐसे किया तो पंक्चर हो गया, सारी हवा निकल गई एक ही बार में। लाइक स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉइड्स, नेवर यूज द प्रोटीन पाउडर और एनी टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स। स्पेसिफिकली जो जिम वाले देते हैं ना, उनको बोलो ये तुम्हारे बकवास डिब्बे तुम्हारे पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अगर वो चीजें खाई तो लाइफ में उम्र आपकी 10 साल कम हो जाएगी और 10 साल बेड में रहना पड़ेगा, 20 साल कम हो जाएंगे, 10 साल तो पहले ही, और 10 साल बेड रिटर्न रहना पड़ेगा, गाली निकालेंगे घर वाले वाला से, क्योंकि उठ नहीं पाएंगे तो गाली आएगी फिर बाद में पूरे दिन भर। सो क्यों होता है ऐसा पता है, ऐसा क्यों होता है, सप्लीमेंट लेने से क्यों प्रॉब्लम होती है। सो फर्स्ट थिंग, द सप्लीमेंट्स आर हाईली हाईली नेप्रोटॉक्सिक सब्सटेंस। नेप्रोटॉक्सिक, ये आपके लीवर के ऊपर एक्सेसिव मेटाबॉलिक बर्डन इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक बढ़ जाता है मेटाबॉलिज्म, एंड किडनी का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। और किडनी बेचारी कितना करेगी, आप तो रुक ही नहीं रहे हो, बस सुबह होते ही मिला के पी लिया, रोज शाम होते ही पी लिया, अरे उधर किडनी का भी ध्यान रखो। नेक्स्ट, व्हेन वी आर टेकिंग एनी टाइप ऑफ द सप्लीमेंट व्हिच कंटेन स्टेरॉइड एंड प्रोटीन, द स्टेरॉइड्स आर वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। अगर आपको लगता है कि आज मेरे से कुछ नहीं होगा, तो सुबह एक इंजेक्शन लगाए डेक्सोना 8 mg, और देखिए डबल काम करोगे पूरे दिन भर, जो एक दिन में करते हो ना वो 2 दिन का काम एक दिन में कर दोगे आफ्टर टेकिंग स्टेरॉइड इंजेक्शन। मींस ये आपके फ्यूल को, आपकी पावर को इंस्टेंटली डबल कर देता है, वो आपको बहुत ताकत देता है। बट इट आल्सो प्रोड्यूस देयर अदर इफेक्ट इन योर बॉडी, लाइक इट वीक योर इम्यून सिस्टम, सो यू विल हैव अ हायर चांस फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन। इट वीक योर बॉडी बोन्स, जितनी भी बोन है उन सबको क्या करता है, ये वीक करता है बाय एब्जॉर्बिंग कैल्शियम, कैल्शियम को सारा लेके आता है ब्लड में। सो आपकी बोन वीक हो जाएगी, देयर विल बी हायर चांस फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। लाइक देयर वाज एन इंसिडेंट, जो मैंने हिस्ट्री कलेक्ट किया था जब एम्स में मैं इधर एक पेशेंट का ऑपरेशन किया देख रहे थे तब। सो पेशेंट इज सफरिंग विद फ्रैक्चर इन L4 L5, जो आपका वर्टिब्रे L4 L5 है वहां पे क्या था, फ्रैक्चर था। पेशेंट वाज एडमिटेड इन वार्ड एंड प्लान फॉर द सर्जरी किया गया उसके लिए। सो वो पेशेंट वहां स्टॉप पे मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा, हिस्ट्री कलेक्ट किया कि हाउ वाज दिस इंसिडेंट हैपेंड। सो द पेशेंट टोल्ड मी माय फादर इज एन आर्मी पर्सन, जो अब नहीं रहे, लेट हो गए वो बॉर्डर पे थे और उनका शहीद हो गए वहां पे। सो एक रूल होता है ऐसा कि अगर सर्विस के टाइम पे डेथ होती है तो फिर शहीद होते हैं, तो उस फैमिली मेंबर को क्या मिलती है, जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऐसा पहले वाले में था, अभी नए सिस्टम में नहीं, अभी आपको नहीं मिलेगी। एनपीएस वाले सिस्टम में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम में ही था, पर हमें मिलती है न्यू पेंशन स्कीम, जहाँ पे आपके बाद किसी को कोई फायदा नहीं मिलता है, बच्चे तो दूर, आपके डिपेंडेंट हस्बैंड वाइफ को भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये ना सोचे कि हमारा तो कोई तो है ही, वो कर ही रहा है तो उनकी तो मिल ही जाएगी बाद में, वो कुछ नहीं मिली, बंद हो गया। सो वो पर्सन का जो फादर थे वो डेथ हो गई बिफोर रिटायरमेंट। सो उसको ये ऑफर मिला कि यू कैन ज्वाइन service in army, but there are some regulations before joining in the army, you need to pass a physical test, no need to write a written test, but you need to write complete clear the physical test, physical होना fit होना बहुत जरूरी है। So physical test में सिर्फ कुछ ही things होती है, like running, जो उनका जितना भी क्राइटेरिया होता है, जो भी 2 किलोमीटर 4 जो भी होता है, आई डोंट नो कितना होता है वो क्राइटेरिया, प्लस जंप, हाई जंप जो होता है और जो लॉन्ग जंप होता है वो आपको कुछ करना होता है वहाँ पे। सो उसने बोला ठीक है, बट द पर्सन जो भी था उसकी एज थी आई थिंक 38 और 40 ईयर का समथिंग, एंड अगर आपने रनिंग कभी नहीं किया लाइफ में, 2 साल 4 साल भी नहीं किया, तो उसके बाद आपको बोले कि दौड़ो, तो आप हाँ करोगे, यहाँ पे हाथ आ जाएगा, बस 200 मीटर भी नहीं भाग पाएंगे, होता है। आप सब ऐसे ही आप सब नहीं भाग पाओगे, आई नो दैट वेरी वेल, क्योंकि आप लोग कभी भागे नहीं हो, आपको भगा दे तो अभी रुक जाओगे थोड़ी देर में। सो उस पर्सन ने बोला ठीक है। अब उसने कोशिश किया, पहले दिन गया वैसे रनिंग करने गया, तो 1 किलोमीटर या 500 मीटर जो भी भागा होगा उससे नहीं हुआ, उसने बोला ये तो मेरे से नहीं होगा। फिर उसके कोई ऐसे कोई जान पहचान वाले जोला छापते 2-3 डॉक्टर, सो दे एडवाइस टू टेक स्टेरॉइड, एंड उसके बाद बोला देखना कितना भागेगा तुम। उसने कहा ठीक है, उसको स्टेरॉइड लगा दिया, वो गया, उसने रनिंग किया, हो गया। उसने बोला ये ठीक है, इसमें कोई मजा आ जाता है, तो लगाते अभी भाग जाता हूँ, बाकी तो मैं भाग ही नहीं पाता हूँ। सो उसने स्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर दिया, एंड उसने बिफोर टेस्ट, बिफोर 1 मंथ कंटिन्यूस स्टेरॉइड लिया। ऑन द डे ऑफ द टेस्ट उसको लेके गया वहां पे टेस्ट के लिए, एंड ही स्टार्टेड रनिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग 200 मीटर और 250 मीटर ही फेल डाउन ऑन द फ्लोर, जो भी था वहां पे गिर गया, और गिरने के बाद वो पर्सन आज दिन तक नहीं उठा, बिकॉज देयर इज अ फ्रैक्चर इन L4 L5, and that fracture is known as a pathological fracture because of the use of steroid therapy. Bone is completely fragile, weak, and due to the over pressure, भागने का ओवर प्रेशर था दौड़ने का, और उसकी वजह से बोन में क्या हो गया, फ्रैक्चर, और लोअर पार्ट कंप्लीटली क्या हो गया, पैरालाइज्ड, एंड वो अभी भी पैरालाइज्ड है, उसको नौकरी अब नहीं मिलेगी क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम, इंसिडेंट होते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे बाद में। तो इसीलिए शॉर्टकट ना अपनाएं कि आज ही डिब्बा भर के हवा भर लेता हूँ और मैं बॉडीगार्ड बन गया, मेरे पास बॉडी है, क्या करना है ऐसी बॉडी का है, किसी ने 2 थप्पड़ मारे ना वो सारी हवा निकल जाती है, क्योंकि ताकत नहीं होती, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है बॉडी में, क्या करोगे बॉडी का उसका, समझ गए। तो प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में कैसे होता है वो मैं समझा रहा हूं अभी, वो एक्सटर्नल नहीं करना है। सो there are 2 types of ribosome, one is 50S ribosome and the second type of ribosome is 30S. So when our body required a protein synthesis, जब भी आपकी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड है, RNA, messenger RNA will transfer a message to our ribosome and they will order to these 2 types of ribosome, one is the 30S and second one is the 50S ribosome. When these 2 types of ribosome receive the message,
they will start forming protein. कैसे बनाएंगे? So they will combine with each other, and after combining they will form the next structure. What will be next type of ribosome? So there will be a 70 as a ribosome. 50 plus 30 is equal to 70s. 70 होता है, 80 होता है, वेरी गुड. बट यहाँ राइबोसोम का नाम क्या है? 70. ये कंबाइन मतलब मैथमेटिक वाला प्लस नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन है. both molecule are combining with each other, they are not adding, they are combining as like in chemistry में होता है वैसा वाला. and after combining with each other new ribosome will form. उसका नाम क्या रखा गया? 70 as ribosome रखा गया. ये 50 30 को प्लस करके नहीं रखा गया, ये नया देख, फर्स्ट इज 30 50 70, समझे? so new ribosome will form and that is the 70 as ribosome. now this 70 as ribosome is responsible for your protein synthesis. so for the protein synthesis you require three type of ribosome: 50s, 30s and 70s. if any type of ribosome is blocked by the drug, like if drug is blocking the 50s, the 70s will not form and protein synthesis will not occur. If drug is binding the 30s, then 50s will not bind with 30s and they will not form 70s, then protein synthesis again stop. So you required all three types of ribosome for a synthesis of any protein in your body. Clear? Yes? Move kare. Next. It binds 50s ribosome and inhibit the protein synthesis. So अगर exam में क्वेश्चन आता है कि chloramphenicol drug produce their effect by binding on which type of ribosome, your answer should be it bind on 50s ribosome. 50s ribosome पे bind होके अपना एक्शन दिखाती है ये. It is the bacteriostatic at normal doses and the bactericidal at high doses. अगर आपको मारना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा डोज देंगे और अगर bacteriostatic इफेक्ट चाहिए तो लो डोज हम प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? क्लियर है? मूव करें. लिख लिया? मूव करें. अरे आप लोग बताते नहीं हो. रेजिस्टेंस, कैसे रेजिस्टेंस हो सकता है ड्रग का बॉडी में? सो देयर विल बी अ प्लान फॉर यू इन द नेक्स्ट क्लास. कल की क्लास का कुछ प्लान है जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा. रेजिस्टेंस डेवलप होने के कितने मैकेनिज्म्स हैं? 3 मैकेनिज्म. कौन कौन से? डिक्रीज द पोरेन साइज. सो इस ड्रग के भी आपको सेम 3 मैकेनिज्म यहां देखने को मिलेंगे. The first one is the production of inactivating enzyme acetyl transferase. जैसे हमने बोला था beta lactamase for penicillin. Same for the chloramphenicol, bacteria will produce a chemical which is known as acetyl transferase. The second thing that is decrease permeability जो आपका narrowing of the porins, and third one is the ribosomal mutation at binding protein. जो binding protein है उसको mutate कर देगा. So these are the 3 conditions जो आपको ध्यान रखनी है जिससे resistance हो सकता है. Move करें. Next. Pharmacokinetics. So orally rapidly absorb. The next is parenteral topical, दोनों रूट से अवेलेबल है. It is very important. Beta test. आजकल अगर आपने देखा है तो ड्रग्स जो है वो ड्रग्स नहीं है. इन प्रीवियस टाइम और व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड और इन इन्फेंट एज, छोटे बच्चे थे तब आपका नक पकड़ के जबरदस्ती दवाई पिलानी पड़ती थी. बट इन करंट सिनेरियो यू हैव टू स्टॉप द चाइल्ड टू टेक द ड्रग. वो आपका जो सिरप का बोतल है उसको ऐसे पकड़ के पी जाते हैं बिकॉज सिरप सिरप नहीं रहा आजकल. सिरप तो है आजकल जूस, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, which flavor you want, all the flavor is available in the syrup. So this drug is also very bitter in taste, and to prevent the bitter taste of this drug is available for children known as chloramphenicol palmitate. जहाँ पे palmitate group जो है वो इसके टेस्ट को चेंज करने के लिए किया गया और ये बहुत ही स्वीट टेस्ट के साथ आपको मिलेगी palmitate ड्रग होगी. सो क्या है देखिए, chloramphenicol palmitate for children, बच्चों के लिए कौन सी ड्रग है? chloramphenicol palmitate, widely distributed in body and metabolism in liver and excreted through the kidney. वो करें. So this drug is very well known for which syndrome? Gray baby syndrome. एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है. Which of the following drug is responsible for the gray baby syndrome? Answer is chloramphenicol. Now you will tell me about this gray baby syndrome. क्या होता है ये? आज तक आपने इसको पढ़ा है, समझा है, तो जानते भी होंगे इसके बारे में. या बस ये लिखना है ग्रे बेबी सिंड्रोम. बहुत है, बहुत है. चलो नेक्स्ट आगे.
क्या नेक्स्ट आगे, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, एंड इन एडवर्स इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल इज वेरी वेल नोन फॉर व्हिच बोन मेरो डिप्रेशन इन एडल्ट, बताया था अभी, एडल्ट में बोन मेरो डिप्रेशन से इस ड्रग को आजकल यूज करना बंद कर दिया गया है। पैनसाइटोपेनिया, व्हेन पर्सन इज हैविंग बोन मेरो डिप्रेशन देन ऑल द ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट all three are decreased, and when all three cells of the blood decrease at same time that condition is known as pancytopenia। जब तीनों ब्लड सेल का लेवल एक ही साथ कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, pancytopenia, and it is due to the bone marrow depression। Hypersensitivity, so you should perform the AST allergic skin test before going for this drug administration, nausea, vomiting and the very important gray baby syndrome। so बताओ आपका टर्न आ गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम, बेबी ग्रे ग्रे हो जाता है इसलिए ग्रे बेबी, ऐसा है नहीं है, क्या होता है नहीं पता। So tomorrow there will be a class in morning, but it is only for the old batch student, not for the new batch student, and OBG will be completed by tomorrow in the morning 8 am, सुबह 8 बजे से अली सर आपके साथ होंगे OBG सब्जेक्ट के साथ, सिर्फ ओल्ड बैच के लिए, न्यू बैच वालों को सेम टाइम 2:30 PM पे हम आपके साथ जुड़ेंगे फार्माकोलॉजी के साथ, क्लियर। नेक्स्ट, ग्रे बेबी सिंड्रोम बताना, अभी तो वो हुआ नहीं है, क्या होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, नहीं बताओगे, छोड़ दे, छोड़ दो सर, ओके, एंड ब्लॉक द P450। तो ये बाद में बताएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको जाएंगे, क्या है ग्रे बेबी, चलो देख लेते हैं। अब बातें नहीं करनी है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें फोकस करना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम की अगर हम बात करें, सो ग्रे बेबी सिंड्रोम समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्लोरामफेनिकोल को। दिस इज द क्लोरामफेनिकोल, देखो किसी बुक में कहीं पे भी ये ग्लू बोतल और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ही ये कुछ जो मैं लिख रहा हूं वो लिखा होता है, और सिर्फ आप जब बार बार पढ़ाई करोगे, कुछ ना कुछ नए आइडिया जनरेट करोगे तो आएंगे कुछ ना कुछ। अभी आपको बना बनाया मिल रहा है, उसे एंजॉय करो और उसको अपने लिए इंप्लीमेंट करो ताकि वो आपको बेनिफिट करे। बाकी बुक में सिर्फ ये लिखा है कि क्लोरामफेनिकोल विल प्रोड्यूस ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब क्यों करता है, कैसे करता है, हम क्या करें, वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आपको उसमें क्या करना है, आंसर देना है। अब क्या करता है, कैसे करता है, वो क्या है बताओ फिर, है या फिर बातें करें, बताओ, चलो देख लो भाई। क्लोरामफेनिकोल ड्रग है, ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में है। ड्रग को बॉडी से आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। सो हमने इसका क्या कर दिया, मेटाबॉलिज्म, अभी लिखा था कौन करता है मेटाबॉलिज्म, लीवर, कौन सा एंजाइम कराएगा, तो भाई एंजाइम तो चाहिए, बिना एंजाइम का नहीं होता है, एंजाइम का नाम है जीटी, याद रहेगा, वेरी गुड। ये क्या हो गया इधर, क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल, और ये कौन सी फॉर्म में हो गया, इनएक्टिव। इनएक्टिव होने के बाद कहां पहुंचा ये, ब्यूटीफुल किडनी के पास, किडनी ने इसको क्या किया, एक्सक्रीट आउट कर दिया और बॉडी की प्रॉब्लम खत्म। ये तो होता है नॉर्मली in our body when we are having chloramphenicol, this will be converted in inactive form by the liver with the presence of GT enzyme, and then our kidney will help to excrete out this chloramphenicol। GT means नहीं जानना है भी, glucuronil transferases, transferases, glucuronil transferases GT। So glucuronil transferases will metabolize the chloramphenicol in our inactive form of chloramphenicol। यहाँ तक क्लियर है। When we are discussing about a child baby, छोटे बच्चे की बात करें, infant की बात करें, infant के दोनों ब्यूटीफुल ऑर्गन, एक आपका लीवर और दूसरा आपका किडनी। लीवर एंड किडनी बोथ आर इमेच्योर, दोनों क्या है, इमेच्योर, एंड ड्यू टू इमेच्योर लीवर जीटी लेवल इज डिक्रीज इन आवर इन्फेंट और इन बेबी। लिख लो पहले, लिख लो सब, हैं लिख लो सब, लिख लो। अरे कहां जाओगे लिख के, मैं लिखवा देता हूं पहले, लिखो आप, लिखो आज बस, पहले मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इतना मैं ये इसमें भी तो लिख सकता था मैं पीपीटी में, है नहीं लिख सकता था, इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को याद रहे, वो उधर लिखा हुआ भूल जाते हैं पर इधर लिखा हुआ नहीं भूलते। सो आप बुक में लिख लोगे वो भूल जाओगे, अपने इधर लिखोगे तो नहीं भूलोगे। सो एक बार समझ तो लिया करो पहले, मैं इधर लिखने जाता हूं तब तक साथ छाप लेते हैं। सो लीवर एंड किडनी बहुत आर इमेच्योर, एंड इमेच्योर लीवर है तो ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो लीवर बनाता है उसका लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा, और मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, कम होगा। एंड किडनी इज आल्सो इमेच्योर, सो एक्सक्रीशन इज आल्सो डिक्रीज, सो डिक्रीज एक्सक्रीशन। both thing, the metabolism of chloramphenicol as well as the excretion of the chloramphenicol both is reduced in an infant, and because of these two activity, reduction in these two activity, level of chloramphenicol will increase in baby or decrease। बच्चे के अंदर chloramphenicol का लेवल abnormally क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो यहां तक क्लियर हो गया। ये दोनों होने के बाद क्या हो गया, इंक्रीज chloramphenicol। when there is a high amount of chloramphenicol in your body, this high amount of chloramphenicol block a specific activity in our cellular respiration। which activity, it block the electron transport, electron transport in which cell, तो आंसर होगा in myocardial cell, ME, myocardial, liver and skeletal muscle।
So when we are giving chloramphenicol infant, it will block the electron transport in three type of cell: in the myocardium of the heart, in our liver hepatocyte cells, and in our skeletal muscles. Your skeletal जो muscles में जो cells आपकी osteocytes है उनको क्या करेगा ये electron transport को block करेगा. What is electron transport? So electron transport is a specific activity in cellular respiration. Electron transport require for cellular respiration. और cellular respiration समझते हो? Internal respiration जो होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन मिलती है टिश्यू को. So when the cellular respiration is not वर्किंग इन द सेल, जब सेल में ये ब्लॉक हो जाएगा, सेल आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया? ब्लॉक. एंड सेलुलर रेस्पिरेशन ब्लॉक तो ऑक्सीजन को, जो सेल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. एंड व्हेन सेल इज हैविंग नो ऑक्सीजन, देन सेल विल अंडरगो necrosis, डैमेज हो जाएगा. एंड व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड, then a damaged cell or a necrotized cell will produce a blue or a gray color in the patient body, and that's why the syndrome is known as gray baby syndrome. Clear? आया कुछ समझ में? Cellular respiration, electron transport required for the cellular respiration, and due to blocking the cellular respiration, due to blocking of cellular respiration, cell will undergo necrosis process. Necrosis, and इससे क्या होगा? Gray और blue discoloration, and this may lead to gray baby syndrome. Clear हो गया? चले आगे. हाँ, क्या लिखना है बताओ. यहाँ से लिखना है. ये तो लिख लिया था. और ऊपर क्या है? और नीचे जाना है. तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया ग्रे बेबी सिंड्रोम का? घर पे जाके अपने हाथों से एक बार इसको समझना है, तब तो कुछ आएगा समझ में. मूव करें. नेक्स्ट. Immature liver and immature kidney will decrease the excretion of chloramphenicol, lead to increased amount of chloramphenicol in the baby body. Increased amount of chloramphenicol block the electron transport in the various cells, lead to blocking the cellular respiration and lead to necrosis of the cell in myocardium, in our skeletal system or in our liver, and that will produce a grayish or bluish discoloration of the skin, lead to gray baby syndrome. Management is stop the drug immediately, withhold the drug and inform to doctor. Manage according to the cause, जो भी cause है उसके according या symptoms के according treatment करें, और अगर required है तो आप बच्चे के अंदर exchange transfusion कर सकते हैं ड्रग को हटाने के लिए, ताकि severe complication ना हो. And due to the severe side effect of gray baby syndrome, chloramphenicol completely contraindicated now in children. Clear यहाँ तक? बना दिया? Here is gray baby syndrome. Now the remaining part of this drug and the remaining drugs will discuss in next class tomorrow. You will have a class in morning 8 a.m. OBG class, so should join the class from morning 8 a.m. Thank you.